अच्छा देखो, बिजनेस स्टडीज एंड एनवायरनमेंट में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग का हिस्ट्री, कब से बिजनेस इंडिया में स्टार्ट हुआ है और आज के डेट में इंडिया कहाँ पर है और एक टाइम पे इंडिया कहाँ पर था, है ना। एक टाइम पे इंडिया कहाँ पर था, इवन आप लोगों को मैंने ये भी दिखाया कि किस तरह से आज से 2000 ईयर्स बैक से लेके अप टू एडी, हाँ, अप टू 1700, मतलब आज से जस्ट 300 ईयर्स बैक तक इंडिया वर्ल्ड में बिजनेस में टॉप करता था, है ना। हम लोग ऐसे ही कुछ डिस्कशंस किया था ना लास्ट क्लास में। यस सर। दैट मीन्स हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कशंस किया था उसमें हमारा मेन जो पार्ट था दैट इज इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, कि किस तरह से इंडिया में बिजनेस इवोल्यूशन हुआ था और बिजनेस इवोल्यूशन होने के साथ साथ बिजनेस में किस तरह से वो कंट्री का ग्रोथ हुआ था। फिर अलग अलग कंट्रीज इंडिया का इतना सारा वेल देखकर अपने आप को रख नहीं पाया और इंडिया को अटैक किया, फिर इंडिया से अपना जो भी था लेके गया। फिर इंडिया का अपना भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है कि हम लोग अपने आप को मैनेज नहीं कर पा। इसमें करेंटली एक जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, वो काली घाटा छाए हुए हैं, मतलब दैट मीन्स मतलब बरसेगा बहुत जोर से, बट अभी तक तो सिचुएशंस थोड़ा गंभीर है। बिजनेस में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप ज़रूरी है। स्कोप तो बहुत है बट उस स्कोप में काम करने का बहुत जगह अभी भी बाकी है, बिकॉज 130 करोड़ अप्रॉक्स पॉपुलेशन, इतना बड़ा पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए बिजनेस सिनारियो डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है ना। तो इस सब सेक्टर्स को दिमाग में रखते हुए आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव पे एंड बिजनेस प्रोफेशंस एम्प्लॉयमेंट, जो एक्चुअल में बिजनेस से रिलेट है। मतलब अगर बिजनेस नहीं तो एम्प्लॉयमेंट नहीं, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं तो प्रोफेशंस नहीं। तो बिजनेस प्रोफेशंस एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या होता है यार, एंड बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, आज हम लोगों का ये मेन टॉपिक है जो बहुत ही वाइटल है फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस ऑल्सो। तो चलो मैं आप लोगों के साथ नोट शेयर करता हूँ स्क्रीन पे, आप लोग देखो और मैटर को समझो, ठीक है। ओके अच्छा, मुझे बताना प्लीज, क्या स्क्रीन शेयर हुआ है? यस यस सर। सर। ठीक है। अच्छा देखो, बिजनेस स्टडीज को मैं बीसीके भी बोलता हूँ, ठीक है। बीसीके इन द सेंस बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज और बिजनेस स्टडीज इज सेम थिंग। ओके, बिजनेस का स्टडी करो या बिजनेस का कॉमर्शियल नॉलेज लो, एक्चुअली कुछ अलग अलग बोर्ड्स एंड अलग अलग जगह में अलग अलग नाम यूज़ किया जाता है बट अल्टीमेटली पैटर्न सेम है। तो ये बिजनेस स्टडीज का जो डोमेन है, बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज का जो डोमेन है, इसमें हम लोग बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज को कुछ इस तरह से सोच सकते हैं। जैसे कि आप अगर देखो कि इसमें मेनली एक होता है ह्यूमन एक्टिविटी, एक होता है बिजनेस स्टडीज में, एक होता है ह्यूमन एक्टिविटी और एक होता है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। दो हिस्सों से हम इसको बांट सकते हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। हाँ, एक होता है ह्यूमन एक्टिविटी और एक होता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। दोनों बहुत वाइटल पॉइंट है। जैसे हम अगर बिजनेस ह्यूमन एक्टिविटीज में बात करें तो चलो पहले हम ह्यूमन एक्टिविटीज में बात करते हैं कि बिजनेस स्टडीज को ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरह से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज बिजनेस स्टडीज को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, उसमें एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, मैं आपको दोनों मैटर पे बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी में बात करता हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोगों को जानना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशंस क्या होता है एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इसके साथ हमें और जानना चाहिए कि बिजनेस जो होता है इसमें कितना तरह का बिजनेस हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जितना सारा डोमेन है सारा का सारा बिजनेस स्टडीज का ही पार्ट है। लेकिन फिलहाल आप इतना जानो
कि बिजनेस का पार्ट सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो क्योंकि बिजनेस का पार्ट सबसे ज्यादा है, तो बिजनेस में हम लोग कुछ इस तरह से इसको बाइफर्केट कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बिजनेस को कुछ इस तरह से क्लासिफाई करो, एक्टिविटीज, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। एक्टिविटी में क्या क्या आ गया, इंडस्ट्री आ गया, ट्रेड आ गया, कॉमर्स आ गया। बिजनेस में नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर सकते हैं साइज एंड स्केल, दैट मीन्स कितना तरह का बिजनेस सिनारियोस हो सकते हैं, मतलब माइक्रो बिजनेस हो सकते हैं, मतलब कितना बड़ा साइज में बिजनेस, कितना बड़ा, मतलब अलग अलग टाइप का बिजनेस है, मतलब बिलियन ट्रिलियन डॉलर का भी बिजनेस हो सकता है, इवन 1000 रुपीज का भी बिजनेस हो सकता है, लाख रुपीज का भी बिजनेस हो सकता है, करोड़ों रुपीज का भी बिजनेस हो सकता है। तो एज पर अमाउंट, एज पर दी क्वांटिटी, हम लोग बिजनेस को अलग अलग पहलू में बांट सकते हैं, जिसमें माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब के बारे में हम लोग का स्टोरी को डिस्कस करेंगे। जियोग्राफिक स्कोप, लोकल एंड नेशनल, मतलब एक होता है कि अपने देश में बिजनेस करना, है ना, एक होता है अपने कंट्री में बिजनेस करना, और एक बात होता है कि अपने देश से बाहर भी अपना प्रोडक्ट को लेके जाके उसका बिजनेस करना। तो दोनों सेक्टर्स में बात करेंगे, जिसको हम लोग मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे किया जाता है, हम बात समझ पा रहे हैं आप लोग कि जैसे जियोग्राफिक के अंदर बात का बात चल रहा है, मतलब अगर इंडिया का जो जियोग्राफी है, जैसे मैं रोज आपको इंडिया दिखाता हूँ, शायद आप लोग देखते देखते थक चुके होंगे, बट मैं रोज आपको इंडिया बताता रहता हूँ। तो जियोग्राफिक स्कोप उसमें लोकल, नेशनल्स, ठीक है, मतलब अब नेशनल लेवल्स में, लोकल मतलब एकदम अपने स्टेट के लेवल में, एंड मल्टीनेशनल्स मतलब एक कंट्री से दूसरा कंट्री लेवल में बिजनेस किस तरह से मतलब स्प्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में, या कितना टाइप का हो सकता है, इसके बारे में चर्चा भी हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। एंड अनदर थिंग दैट इज ओनरशिप। ओके, बिजनेस में ओनरशिप होते हैं, तो उस ओनरशिप में एक होता है प्राइवेट प्राइवेट बिजनेस, एक होता है पब्लिक बिजनेस, एक होता है कॉर्पोरेट सिस्टम। तो ये पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप सिस्टम में बिजनेस किस तरह से रन किया जाता है, ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड बिजनेस स्टडीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ओके, तो सर हम बस अभी आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि हम लोगों को जानना क्या है। हाँ, मतलब वही जैसे रोज बताता हूँ कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है आज का, और हमें पहुंचना कहाँ तक है, ठीक है। तो हम कोशिश तो करेंगे रास्ते में चलने का, तो चलते चलते देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। बिजनेस सिनेरियो में आज क्या क्या स्टोरी हम लोग गुल खिलाते हैं। तो और एक चीज जो है दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वाला जो एरिया है, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर योर बिजनेस एग्जामिनेशन पर्पस ऑल्सो। यहाँ से भी बहुत सारा सवाल करता है स्निग्धा, इस पे थोड़ा ध्यान रखना, स्कूल लेवल में बहुत क्वेश्चंस करते हैं। सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस किसको कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस किसको कहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस किसको कहते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप किसको कहते हैं, कंपनी बिजनेस किसको कहते हैं, इस तरह से यहाँ पर से काफी सारा सवाल करते हैं। ओके, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये एक बहुत वाइटल पार्ट है, इसमें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव एंड अदर पार्ट्स में पहले बात करते हैं, फिर हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे आएंगे। ओके ओके, तो पहले मुझे इतना बताओ कि आप सबको समझ में आया कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। Yes, sir. ओके, तो ये है हम लोग का आज का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आज का ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोगों को आज का बिजनेस ऑब्जेक्टिव जानने के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। चलो, रेडी, स्टेडी एंड गो। ये सबको समझ में आ रहा है? प्रगति, काजल, निकिता, निबिड़, अरिजीत, कि क्या समझने वाले हैं, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, रखो। ओके, तो देखो, कुछ स्टोरी सुन लो पहले, ठीक है। स्टोरी बड़ा मजेदार होते हैं। स्टोरी में क्या है, आज आज स्टोरी में है कि ह्यूमंस हम सब, ये जितना सारा कांड हम लोग चारों तरफ करे जा रहे हैं, क्या कांड सर? बिजनेस का कांड, ठीक है। मतलब कांड बोल सकते हो, कहानी बोल सकते हो, जो आपको ठीक लगे। तो ये जो बिजनेस का कहानी है, इस बिजनेस का कहानी का हीरो कौन है? व्हाट डू यू थिंक? बिजनेस का जो कहानी है, इसका हीरो कौन है? बिजनेस का कहानी का हीरो है ह्यूमन बींग्स। ओके, ह्यूमन बींग है हीरो। सर विलेन कोई है क्या? पता नहीं सर, विलेन है
बट मैं आपको अभी करेंटली नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है। हीरो इज हियर एंड विलेन इज ऑल्सो हियर, बट मैं आपको विलेन के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा कि विलेन का क्या खेल है यहाँ पर। ओके तो पहले आप देखो, ह्यूमन एंगेज देमसेल्व्स ऑल्टरनेटिवली बिटवीन वर्क एंड लाइफ, है ना। हम लोग इंसान जो है, प्लीज स्टोरी पे ध्यान देना प्लीज आप लोग, ठीक है। ह्यूमंस जो है वो अपने आप को एंगेज करता है ना। एंगेज देमसेल्व्स ऑल्टरनेटिवली बिटवीन वर्क एंड लाइफ, मतलब हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं और थोड़ा हमारे लाइफ के साथ एंजॉयमेंट भी करते हैं। तो थोड़ा काम थोड़ा जीना, मतलब काम क्यों करते हैं, क्योंकि लाइफ को लीड करना है। घर में माँ पापा बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं कि नहीं, आप सब अपने अपने फैमिलीज में देखो, आपसे ज्यादा काम करते हैं। आपका काम सिर्फ सुबह उठना होता है, पढ़ाई करना होता है और माँ बाबा को परेशान करना होता है। तो परेशान करते हो, वो लोग कभी खुश होते हैं, कभी गुस्सा भी होते हैं, कभी डांट भी पड़ता है आपको, और कभी कभी प्यार भी बहुत मिलता है। तो जो भी हो, तो ये जो वर्क एंड लाइफ बरकरार होता है, जो एक बैलेंसिंग सिस्टम हम लोग मेंटेन करके चलते हैं, तो वो क्या है, वो एक बिजनेस का भी पार्ट है, ठीक है। तो वी वर्क टू अर्न इनकम, हम लोग काम क्यों करते हैं, ताकि हम लोग इनकम कर सके। हम लोग स्पेंड करते हैं, वी स्पेंड एंड ऑल्सो सेव, हम लोग खर्चा भी करते हैं और कुछ बचाते भी है फॉर द फ्यूचर। द इनकम फॉर द सस्टेंस ऑफ सेल्फ, इनकम क्यों करते हैं, फॉर द सस्टेंस ऑफ द सेल्फ, मतलब खुद को सस्टेन करने के लिए, है ना। हम लोग मतलब अपने आप को जीना है ना। तो जीने के लिए हम लोग अपने आप को सस्टेन करने के लिए इनकम करते हैं। एंड दी फैमिली, नॉट ओनली अपने आप को, अपने आप मतलब कौन, मतलब हम खुद तो है ही, और मेरे साथ साथ मेरा फैमिली भी है, मेरा परिवार जिसको हम लोग कहते हैं, परिवार भी है। इन द प्रोसेस डेली, in this process the daily we engage numerous transactions, हम लोग डेली अलग अलग transactions करते हैं, exchange our income for buying various goods and services. Being social and socially aware, we also live a family life and engage in social activities. उसमें क्या करते हैं, charities करते हैं। In this chapter we elaborate and the domains of business and commercial knowledge or business studies, जो भी नाम यूज करो, ठीक है। In the today's world, both earning of income as well as its spending has increasingly become dependent on business and commerce. आज के डेट में, मतलब आज का जो दुनिया है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कुछ इनकम करने का जरिया है, या आप सबसे ज्यादा बोलो, या फिर ओनली, आप ये भी कह सकते हो कि ओनली इनकम का जो सोर्स है। इन द टुडेज वर्ल्ड बोथ अर्निंग ऑफ इनकम एज वेल एज इट्स स्पेंडिंग हैज इंक्रीजिंगली बिकम डिपेंडेंट on business and commerce. To begin with, let us view business and commerce as comprising an array of activities for the production, distribution and exchange. Please point to be noted, हाँ, ये बिजनेस स्टडीज का तीनों पिलर है। प्रोडक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज मतलब बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, समझ में आ रहा है। प्रोडक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड एक्सचेंज करना है। एंड यू ऑलरेडी नो दैट इज, एक्सचेंज का मतलब हो जाता है आपका बाई करना एंड सेल करना, बाइंग करना एंड सेलिंग करना। नाउ वेयर वी वर्क एज एम्प्लॉइज, हम लोग जहां काम करते हैं एज एम्प्लॉइज, और फ्रीलांसर, फिर आप लोग ये वर्ड सुने हो फ्रीलांसर, किसी ने ये वर्ड सुने हैं सर? एम्प्लॉय वर्ड सुने होंगे आप लोग, एंटरप्रेन्योर वर्ड सुने होंगे, फ्रीलांसर वर्ड सुने हैं किसी ने इससे पहले? अगर सुने हो तो हाँ कहना, अगर नहीं नहीं तो ना, प्लीज कोई एक जन, एटलीस्ट एक जन बताओ। No, sir. नो सर, ओके ठीक है। मैं आपको एम्प्लॉइज एंटरप्रेन्योर के बारे में तो बताऊंगा, वो तो मुझे बताना ही है, बट फ्रीलांसर के बारे में भी मैं आपको स्पेशली कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है। तो फ्रीलांसर के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बार देख लो। नाउ वी वर्क एज एन एम्प्लॉय, हम लोग क्या क्या वे से काम करते हैं अपना डेली वर्क को करने के लिए, अपना इनकम को बढ़ाने के लिए। हम लोग काम तो करते हैं, काम किस तरह से करते हैं, हमारा रोल क्या होता है, हमारा रोल होता है
कभी हम एम्प्लॉय बन के काम करते हैं, कभी हम फ्रीलांसर बन के काम करते हैं, कभी हम एंटरप्रेन्योर बन के काम करते हैं। और वर्ल्ड ऑफ वर्क इज मेड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें एक ही चीज चारों तरफ होता है, दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज मैं आपको हमेशा कहता हूँ, चाहे आप मेरा बात मानो या ना मानो, बट हम रोज कहते हैं आपको कि हम सबको दो ही चीज करना होता है, मतलब एक्चुअली एक ही चीज करना होता है, दैट इज बिजनेस। वी ऑल डू वन थिंग। सर कैसे? वी ऑल डू वन थिंग ओनली, दैट इज बिजनेस। इवन मैं ऐसा भी कहता हूँ, एक्चुअली मेरा जो पर्सनल स्लोगन है मैं आपको बताता हूँ। पर्सनल स्लोगन है, आपको पसंद ना भी आ सकता है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि वेदर यू वांट टू डू, नहीं सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। चलिए वेदर नहीं, आइदर, मैंने गलती से बोल दिया। आइदर you have to handle your own business or you should handle others business, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं जॉब, है ना? क्या मेरा ये जो लाइन है, क्या इसमें कोई गलती आपको दिख रहा है? ये मैंने अपने ही से ही खुद से बताया आपको कि आइदर यू हैव टू हैंडल योर ओन बिजनेस, है ना? या तो आप खुद अपना बिजनेस करो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेसमैन कहते हैं या एंटरप्रेन्योर कहते हैं। कोई बंदा अगर अपना खुद रिस्क उठा के बिजनेस करे तो उसको क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योर कहेंगे। तो आइदर यू हैव टू हैंडल योर ओन बिजनेस और यू शुड हैंडल अदर्स बिजनेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्यार से जॉब कहते हैं, या इसको हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, है ना? मतलब दुनिया भर में एक ही चीज तो करना हुआ। जब आप दूसरे का बिजनेस हैंडल कर रहे हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट एंड ट्राई टू कनेक्ट विथ मी, कि जब आप दूसरे का बिजनेस हैंडल कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप बिजनेस ही तो हैंडल कर रहे हो। हाँ ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे हो जो एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के लिए लेते हैं। आप सिर्फ अपना पार्ट कर रहे हो सकता है कि आप कंपनी में एज एन अकाउंटेंट जॉब कर रहे हो, है ना? एज एन अकाउंटेंट भी जॉब कर सकते हो, एज एन मार्केटिंग एक्सपर्ट भी जॉब कर सकते हो, अलग अलग लेवल में जॉब होते हैं। एज ए टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट, एज ए टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट भी करते हो, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अकाउंटेंट एक एक्सपर्टाइज है, मार्केटिंग एक एक्सपर्टाइज है, टेक्नोलॉजी कंट्रोल को हैंडल करना एक एक्सपर्टाइज है। बट ये अकाउंट्स का करना, एक मार्केटिंग करना, एक टेक्नोलॉजी का एक्सपर्टाइज दिखाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये सारा का सारा चीज एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाके बंद होता है। दैट इज क्या, मतलब ये सारा का सारा खेल आप क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? क्या बताओगे सर, बोलो। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंट हैंडल करते हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केटिंग हैंडल करते हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी हैंडल करते हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट हो, एनीथिंग, आप कुछ भी डालो, कुछ भी आपके मन में अगर कुछ भी चल रहा है आप डालो। अगर हम एक सिंगल पॉइंट में आपको पूछे, जस्ट अ सिंगल वर्ड, कि ये सारा का सारा चीज आप किसके लिए कर रहे हो, अगर मैं आपको एक कॉमन आंसर मांगू, कॉमन आंसर, कोई बोलेगा कि मैं टीसीएस में काम करता हूँ, नाम सुने होंगे आप लोग। कोई बोलता है कि मैं इन्फोसिस में काम करता हूँ, कोई बोलता है कि मैं टाटा में काम करता हूँ, कोई बोलता है मैं रिलायंस में काम करता हूँ, इवन कोई कहता है कि एकदम छोटा सा कोई ऑर्गेनाइजेशन नाम रख, समथिंग टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी, ठीक है। कोई मानो कि बोलता है कि मैं फ्लिपकार्ट अमेजन में काम करता हूँ। तो चाहे आप फ्लिपकार्ट बताओ, चाहे आप अमेजन बताओ, चाहे आप टीसीएस बताओ, चाहे आप इन्फोसिस बताओ, चाहे वो टाटा हो चाहे वो रिलायंस हो, लेकिन अगर ये सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन को अगर एक सिंगल नाम से हम पुकारे तो क्या नाम बोल सकते हैं?
आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, क्या नाम से इतना सारा ऑर्गेनाइजेशंस को बोल सकते हैं? मतलब इस संसार को मैं क्या नाम दूं? कोई बताओगे क्या? हेलो, कोई तो बता दो। अरिजीत, निबीड़, विश्वजीत, किसी के मन में कुछ भी नहीं आ रहा है क्या कि ये पूरा का पूरा इतना सारा ऑर्गेनाइजेशंस पे अगर आप एज ए अकाउंटेंट, एज ए मार्केटिंग एनालिस्ट, एज ए टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट, आप कुछ भी करो, अगर हम एक सिंगल वर्ड में आपको कहने बोले कि आप क्या कर रहे हो, तो क्या बोलोगे? बिजनेस बोलोगे, और क्या बोलोगे? और कोई वर्ड है आपके पास? आप सोच के देखो तो। ये सारा का सारा खेल एक जगह में जाके ही तो एंड होता है, दैट इज बिजनेस। चाहे आप जॉब कर लो, मैं आपको जॉब के बारे में इतना देर से बता रहा था कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन पे सिर्फ अकाउंट्स हैंडल करते हो, आप उस ऑर्गेनाइजेशन पे सिर्फ मार्केटिंग हैंडल करते हो, आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे टेक्नोलॉजिकल सिस्टम को हैंडल करते हो। तो चाहे आप कोई भी एक पर्टिकुलर जॉब करो उस ऑर्गेनाइजेशन पे, बट एट द एंड यू एक्चुअली हैंडल देयर बिजनेस। तो ओवरऑल अगर हम एक सिंगल वर्ड में कहे तो वी हैव टू, आइदर यू हैव टू हैंडल योर माय ओन बिजनेस, आइदर वी हैव टू हैंडल my own business, or we have to handle others business। मतलब जब हम खुद किसी और का बिजनेस को हैंडल करें तब उसको हम क्या कहेंगे? उसको सिंपल हम कहेंगे कि भाई हम जॉब कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम एक्चुअल में बिजनेस ही कर रहे हैं। क्या मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको मतलब पसंद नहीं आ रहा है? सर बात पसंद ना पसंद का नहीं है, बात एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग का है कि शायद आप बिजनेस नहीं करते हो, आप अपना कैपिटल नहीं लगाते हो, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं बिजनेस का पार्ट तो हो। समझ में आ रहा है ना? हाँ, प्रगति, स्निग्धा, काजल, नम्रता, समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लीज बताओ ना। Yes, sir. ओके, तो दैट इज द थिंग, मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस हर जगह में कैसे भी करके अपना अपना रूप रंग दिखाई देता है। मतलब बिजनेस का रूप, बिजनेस का रंग छोड़ के कुछ कहीं कुछ और है ही नहीं। मतलब चाहे अगर कोई भी कंट्री कितना डेवलप होगा, कोई भी कंट्री कितना डेवलप नहीं होगा, ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर कंट्री का बिजनेस का सोच कैसा है, बिजनेस का सिनारियोज कैसा है, उस पे ही डिपेंड करता है। नाउ whether we work as an employee or freelancer or as entrepreneurs, our world of work is made of business organizations, and even if we do not work for an organizations, much of our spending takes place buying various goods and services that have been produced or provided by business organizations. In all probability, most of the goods that we buy, we do not buy this straight from the producer, but indirectly from second, third, or even latter intermediary or reseller। ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ कि जो भी गुड्स हम लेते हैं, ये गुड्स कहाँ से लेते हैं। जस्ट होल्ड। यस, जो मैं बोल रहा था आप लोगों को कि कहना ये था मुझे कि देखो पॉइंट में ध्यान दो कि ये वाला पॉइंट, इवन इफ वी डू नॉट वर्क फॉर ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मच ऑफ आवर स्पेंडिंग टेक्स प्लेस बाइंग वेरियस गुड्स एंड सर्विस दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे काम ना भी करें, अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे काम ना भी करें, बट हम लोग जो भी खर्चा करते हैं, जो भी खर्चा करते हैं, वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस तो करते हैं। हम खर्चा करते हैं कुछ ना कुछ परचेस करने के लिए। हेलो, हम खर्चा जो करते हैं, हमारा जो स्पेंडिंग्स होता है, वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ परचेस करने के लिए स्पेंडिंग्स करता है हम लोग, है ना? तो क्योंकि हम कुछ ना कुछ स्पेंडिंग करने के लिए खर्चा करते हैं, क्योंकि हमारा स्पेंडिंग जो होता है वो
क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ परचेस करने के लिए। और जो भी कुछ ना कुछ हम लोग परचेस करते हैं, एक चीज तो तय है ना कि कोई ना कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो उसी को बना रहे हैं। इन ऑल प्रोबेबिलिटी मोस्ट ऑफ द गुड्स दैट वी बाय, वी डू नॉट बाय दिस स्ट्रेट फ्रॉम द प्रोड्यूसर। हम लोग को कुछ भी जरूरत होता है क्या हम लोग प्रोड्यूसर्स के घर में पहुंच जाते हैं? हाँ, एक चीज आप बताओ, अगर आपको एक सिंपल सा मतलब प्रोड्यूसर का मतलब कौन है? जो प्रोड्यूस करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। चाहे आप पैडी ले लो, हाँ, पैडी मतलब आप समझते हो ना, मैं धान का बात कर रहा हूँ जिससे राइस आता है ना? पैडी से ही तो राइस आता है, यू ऑल नो दिस। या फिर आप अगर व्हीट ले लो, है ना, इसी से आता है आटा, होल ग्रेन आटा, जो भी बताता है आप। तो व्हीट से आटा आता है। तो क्या आप राइस या आटा जब हम जो हम बेसिकली कंज्यूम करते हैं, इस पे हम लोग अपने डेली खाने का मैक्सिमम पोर्शंस हम लोग यूज करते हैं, है ना? तो ये राइस, आटा, ये सब हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, तो ये सब कंजम्पशंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फार्मर्स के घर में पहुंच जाते हैं, बिकॉज फार्मर्स इज द प्रोड्यूसर हियर। क्या हम लोग फार्मर्स के घर में पहुंचते हैं? हाँ, हेलो। ना सर, বাইরে কোনো শপ টপ দিতে কেনা যেতে পারে। ऑब्वियसली हम लोग प्रोड्यूसर्स के घर पे नहीं पहुंचते हैं इन मैक्सिमम केस। कोई बोलेगा नहीं मेरे घर के सामने एक किसान है, उनके घर से मैं लेके आता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट नॉर्मली हम लोग फार्मर्स के घर पे नहीं जाते। हम अगर जाते हैं तो कोई शॉप ओनर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये फार्मर्स किसको देते हैं? फार्मर्स। एक्चुअली पूरा सिस्टम क्या है, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं। मैं आपको सिस्टम बताता हूँ एक बार। चेन होता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूसर्स लेवल में बहुत लोग हो सकते हैं। जैसे अगर हम मैगी का बात करें, अगर मैगी नूडल्स का जो प्रोड्यूसर है, मैगी नूडल्स बेसिकली नेस्ले बनाते हैं, है ना? नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ, नेस्ले कंपनी इसको बनाते हैं। तो क्या हम क्या नेस्ले के फैक्ट्री में चले जाते हैं मैगी लाने के लिए? नहीं। तो बेसिकली ये कौन हो गया है? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर से जाते हैं होलसेलर के पास। इसका और एक नाम भी है, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर। अलग अलग नाम से भी ये जाने जाते हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, ये सारा का सारा नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर। फिर होलसेलर से जाते हैं रिटेलर के पास। तो मेनली तीन, किसी किसी केस में चार भी हो सकता है। मेनली तीन, प्रोड्यूसर, होलसेलर, बीच में एक एजेंट भी हो सकता है। ठीक है, एजेंट भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर एजेंट को स्किप किए। तो प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया, होलसेलर को दिया, होलसेलर फिर इसको रिटेलर को दिया। तो नॉर्मल ह्यूमन बींग, ये सब अलग अलग भूत हैं, ह्यूमन बींग का भूत। तो इनको जो भी जरूरी होता है परचेस करने के लिए, एक किसके पास पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं रिटेलर के पास। ठीक है, ये पहुंचते हैं रिटेलर के पास। सर क्या होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर के पास कौन पहुंचते हैं? सर होलसेलर, रिटेलर के पास कौन पहुंचते हैं जानते हो? होलसेलर पहुंचने के पास पहुंचते हैं ये वाला लोग, ये ग्रीन टाइप का लोग। ये ग्रीन वाला लोग क्या करते हैं जानते हो? ये बेसिकली ना, ये पूरा सोसाइटी में ने ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, रिटेलर को सप्लाई करते हैं। तो सपोज इनमें से ये एक बंदा है जिसके सर पे ये ताज आया है, ये एक होलसेलर है। ठीक है, ये हो सकता है कोई रिटेलर है, ठीक है, जो होलसेलर के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर कोई होलसेलर है जो प्रोडक्ट को होलसेल में बेचते हैं। तो ये होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर को बेचेगा। और कंज्यूमर जो है, ये लोग कंज्यूमर है, ये रिटेलर से जाके परचेस करके लाएगा। ठीक है, प्रोड्यूसर जो है वो बहुत बड़ा है, वो प्रोड्यूस करके यहाँ पर बैठा रहता है कि भाई देखो मैंने प्रोड्यूस किया, आपको चाहे तो आप लेके जाओ। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि भाई देखो मैं बड़ा डीलर हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से जाके बिजनेस करो। तो ये भी इसको होलसेल रेट में इसको प्रोवाइड करेगा। फिर ये इसको रिटेल में किसको बेचेगा? ह्यूमन बींग को बेचेगा, नॉर्मल कंज्यूमर्स को बेचेगा। क्या आपको समझ में आया? होलसेलर, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसके बीच में आप होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर इज अ काइंड ऑफ सिमिलर थिंग, बिकॉज मतलब अलग अलग बिजनेस टाइप में अलग अलग पॉइंट यूज होता है। अगर आप पूछोगे सर होलसेलर वर्ड किस में ज्यादा यूज होता है, तो मैं आपको यही कहूंगा होलसेलर पॉइंट यूज होता है नॉर्मल ग्रोसरीज आइटम, ये सब में, ग्रोसरीज, क्लोथ्स,
ये सब में होलसेलर कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर नॉर्मली बात यूज किया जाता है, आप लोग देखना कि वो क्या बोलते हैं, एक्वागार्ड वगैरह, मतलब वाटर प्यूरिफायर, एसी, एसी, फ्रिज, आप लोग देखना इसमें बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। सामने कोई एसी का डिस्ट्रीब्यूटर है क्या? हाँ, इस ऐसा हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। एंड डीलर के कॉन्सेप्ट में आप लोग नॉर्मली देखना, जो लोग गाड़ी की सेल करते हैं, कार, ठीक है, कि आसपास में कोई कार डीलर है क्या, तो कार, ट्रक, ठीक है, इसमें केस में नॉर्मली डीलर वर्ड यूज होता है। तो ऐसे और भी होता है, राशन में भी होता है। तो ये इंटरचेंजेबल यूज होता है, ठीक है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर इंटरचेंजेबल यूज होता है। हम ऐसे एकदम एग्जैक्टली नहीं कह सकते, बट ये एज पर प्रैक्टिस है जो सोसाइटी में हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या आप लोग मुझे एक चीज एश्योर करोगे, ये प्रोड्यूसर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर के बीच का जो रिलेशन है, क्या आपको ये क्लियर हो रहा है? आगे ये एक्चुअल में आपका टॉपिक भी है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पे मैं स्किप कर दूं, तो यहाँ पर पॉइंट था, तो मैंने आपको प्रोड्यूसर्स, होलसेलर, रिटेलर के बीच में जो पॉइंट था ये आपको मैंने बता दिया। ये कोई दूसरा चैप्टर का पार्ट भी है, ठीक है। स्निग्धा বোঝা যাচ্ছে? स्निग्धा? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर देखो टेक ए मिनट बोला है, तो क्या मिनट में क्या बताना चाहते हैं? तो एक आपको एक घर दिख रहा है, जस्ट आपका ऑब्जर्वेशंस बढ़ाओ। क्या सबको एक घर घर का इमेज दिख रहा है? प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके, तो क्योंकि यहाँ पर एक घर है, घर का मतलब इंटीरियर है, हाँ, मतलब घर के अंदर का एक सिनेरियो आपके सामने है। सर घर क्यों दिखा रहे हो आप? सर हम घर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि घर से कुछ मतलब है यहाँ पर। सर क्या बात करते हो, घर से तो हमें कोई मतलब नहीं लग रहा है। जस्ट मिनट में आपको बताता हूँ कि घर से आपको क्या मतलब हो सकता है। ये जो घर आपके सामने है, ये घर का एक इंटीरियर पोर्शन है, ठीक है। ये इंटीरियर पोर्शन से आपको यही ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर कितना सारा चीज है जिसका बिजनेस हो सकता है। हाँ, चलो मैं आपके साथ साथ कर रहा हूँ, आप भी अपने आप कनेक्ट करो, और ये यहाँ पर जो भी चीजें हैं आप इसको ऑब्जर्व करो। चलो मैं सबसे पहले वॉल पे पहुंचता हूँ। ये जो घर का दीवारें हैं, ठीक है, इसमें ये जो दीवार जो बना है, ये बेलनी किससे बना है? इसमें ब्रिक्स है, इसमें सीमेंट है, सैंड मतलब आप समझते हो, बालू का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, रेत या फिर बालू। तो ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, हाँ, फिर इसमें कलर किया गया है, कलर किया गया है। कलर करने से पहले यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल पुट्टी, वॉल पुट्टी करने के लिए एक तरह का सीमेंटिंग प्लास्टरिंग होता है, वॉल पुट्टी करके फिर जाके ये वॉल को पेस्ट किया गया है, मतलब उस पर कलर चढ़ा है। तो देखो सिर्फ ये वॉल, मतलब ये हम दीवार देख के, मतलब जस्ट मैंने यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर का जो वॉल है मैं बस उसको देखा, और उसको देख के मैं हम लोग यहाँ से 1 2 3 4 5 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस अंडरस्टैंड कर पाया। मतलब चाहे जो ब्रिक्स का डीलर है उससे आप ब्रिक्स लेके आते हो, जो सीमेंट का डीलर है उससे आप सीमेंट लेके आते हो, जो सैंड का डीलर है उससे आप, हाँ बोलो। आयरन रॉड्स। हाँ, आयरन एंड रॉड्स, वेरी गुड सर, वेरी गुड। आयरन एंड रॉड्स मतलब जो दिख नहीं रहा है सर, ये बिल्डिंग का जो छत है, ठीक है, ये जो आप यहाँ पर सीलिंग देख रहे हो ना, ये सीलिंग कैसे बना है? ये सब रॉड है, रॉड, ठीक है, ये सब रॉड यहाँ पर लगा हुआ है, और फिर जाके इसमें ढलाई किया गया है, ठीक है। ये रॉड के कारण ये बिल्डिंग जो है ना, छत जो है नीचे नहीं आ रहा है, ये रॉड दोनों तरफ से पकड़ के रखा है, आयरन एंड रॉड्स, वेरी गुड। है ना, वो टीवी में ऐड नहीं आता टाटा स्टील का? टाटा स्टील का ऐड नहीं आता? टाटा स्टील का, तो उसके बाद एक बहुत फेमस कंपनी है श्याम स्टील का, ठीक है, बहुत बहुत सारा कंपनी, SRMB TMT बा, हाँ, वो ऐसा करके ऐड आता है, कपिल देव जी भी एक ऐड मारते हैं SRMB का, हाँ, कि भूकंप से भी, कोई भी भूकंप इसको हिला नहीं सकता, हाँ, सबसे बड़ा। और एक सौरभ गांगुली एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, कि द दादा ऑफ द TMT बा इस, हाँ, द दादा ऑफ द TMT बा, कैप्टन। कैप्टन TMT बा, हाँ, कैप्टन TMT बा, ठीक है, द दादा ऑफ द TMT बा। तो इस तरह से देखो मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ,
कैप्टन टीएमटी बा, उसने समझ गया कि दादा ऑफ द टीएमटी बा। टीवी में एडवर्टाइजमेंट जो आता है, आप लोग वो सब फोकस करो। हम लोग नॉर्मली बोर हो जाते हैं कि जब भी एडवर्टाइजमेंट चलता है, बट एज ए बिजनेस स्टूडेंट, एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, आई मस्ट मतलब कनेक्ट करना चालू करो। बाकी लोगों को बोर होने दो एडवर्टाइजमेंट पे, पर ये एडवर्टाइजमेंट कभी बंद नहीं होगा, बिकॉज बिना स्पॉन्सरशिप का, बिना एडवर्टाइजमेंट का ये शो नहीं चल पाता। और यही तो बिजनेस का खेल है, यही तो बिजनेस का खेल है। हाँ, ये बिजनेस का खेल में मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी इवेंट बनाने के लिए बिजनेस एक बहुत बड़ा खेल है। तो देखो, सिर्फ मैंने यहाँ पर वाल और बस घर का वॉल को लिया, उसमें हम लोगों ने यहाँ पर कितना सारा आइडेंटिफाई कर लिया, करीब 7 to 8 टाइप्स। और भी ढूंढोगे तो और मिलेगा, ठीक है। 7 to 8 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट का मार्केट बिजनेस सेंस किया। यहाँ पर मैं आपको आज एक सिनेरियो बताने वाला हूँ। देखो, एक सैंड देख रहे हो, ठीक है। ये सैंड के बारे में मुझे कल ही एक सिनेरियो पता चला, तो क्यों ना मैं आपसे शेयर करूं। तो चलो मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपको एक चीज दिखाना है। तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के कि सर क्या बात कर रहे हो। तो चलो, क्या बात कर रहे हैं हम, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। जो हमें रेडीमेड बताते हैं, तो क्यों ना उसका प्रैक्टिकली थोड़ा सोचें। तो चलो, थोड़ा प्रैक्टिकली रोज करता हूँ, आज क्यों नहीं करें। सर फिर से मैप, हाँ सर फिर से मैप बिना मैप का मेरा एग्जाम्पल क्रिएट ही नहीं हो पाता। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हो, पर मुझे लगता है कि मैप का सिनेरियो जितना बेहतर होगा आपका, वही अच्छा है। तो जस्ट लुक, मैं आपको सैंड के बारे में कुछ कहने वाला हूँ, है ना। तो सैंड के बारे में मुझे कल एक बहुत ही खतरनाक चीज समझ में आया, तो मैं आपको यही खतरनाक बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा चलो, कोलकाता में तो मैं करेंटली हूँ नहीं, यू ऑल नो दिस। मैं हूँ कहाँ पर, ये मैं हूँ, मेरा लोकेशन। आप लोग अगर आना चाहते हो तो आ जाओ। सर कैसे आओगे, कोविड है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यस सर, मैं पहुँच गया। ये देखो सर, ये यहाँ पर एक छोटा सा शहर है, देख रहे हो ना सर। ये मेरा घर है, ठीक है, यहीं पर मैं रहता हूँ करेंटली, मेरे नेटिव है यहाँ पर। तो मैं माँ पापा के पास यहीं पर हूँ। सर वो मुझे नहीं बताना है, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ आप वो देखो। एक रिवर दिख रहा है आपको, हेलो, क्या आप सबको एक रिवर यस दिख सर। रहा है। हाँ, ओके। ये जो रिवर है, इस रिवर का एक नाम है, ठीक है, जो मेरे घर से 5 किलोमीटर डिस्टेंस में है, ठीक है। ये रिवर का नाम है कोंगसाबुती इन बंगाली, एंड हिंदी इंग्लिश में और एक नाम से जाना जाता है, कंसाई। ओके, कंसाई रिवर बोल के भी जाना जाता है, कंसाई बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये कंसाई रिवर जो है, इसका मैं कल ही इस रिवर के पास गया था, मेरे एक रिलेटिव का घर है, तो इसी कारण मैं वहाँ पर गया था। तो ये रिवर का जो एरिया है ना, यहाँ पर ना जो जो सैंड होता है ना, ये कोलकाता वगैरह में जितना सारा बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये यहाँ इसके सैंड से बनता है। इसके चारों तरफ जो सैंड है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी सैंड है फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए। तो बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है, माना जाता है। ऐसे इस आसपास का जो एरिया है ना, यहाँ पर मतलब मिट्टी पे ना बहुत बालू होता है, और वो जो सैंड है, सैंड क्वालिटी इज वेरी गुड फॉर द बिल्डिंग डेवलपमेंट पर्पस। ओके, तो इट्स अ वेरी गुड नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैंने एक्चुअली, हम लोग के आसपास में भी जो घर बनाते हैं, तो करेंटली मेरे नेटिव में, मतलब अपने विलेजेस एरिया में, अगर आप लोग ट्रैक्टर जानते हो, ट्रैक्टर जो खेती में यूज किया जाता है, ट्रैक्टर है बाबा, हाँ। तो ट्रैक्टर से नॉर्मली सैंड यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रक वहां तक नहीं पहुंचता, तो ट्रैक्टर काम करता है। तो 1 ट्रैक्टर सैंड का दाम क्या है। अगर आप यहाँ से जाके 1 ट्रैक्टर सैंड उठाना चाहोगे, तो मैंने
कल जो बात किया, तो ऐसे ही मैं नॉर्मली खोज ले रहा था, मुझे अभी कोई घर बनाना नहीं है, वो पापा समझते हैं, पापा ही करते हैं, मैं ये सब में झमेला में नहीं हूँ सर, बट ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि क्या इकोनॉमी में चल रहा है। तो मैं आपको बस बताना चाहूंगा कि अभी रेत एक अनदर टाइप ऑफ गोल्ड है। एक ट्रैक्टर में कितना मेट्रिक टन होता है वो मुझे मेजरमेंट नहीं बता पाया कितना टन होता है, बट मोटा मोटी मुझे समझ में आया कि 1 ट्रैक्टर सैंड का प्राइस करेंटली इन माय एरिया, अगर आप यहाँ से डायरेक्टली जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि प्रोड्यूसर तो कोई नहीं है सर, सैंड का कौन प्रोड्यूसर है? सैंड तो एक नेचुरल रिसोर्स है, इसका प्रोड्यूसर कौन है? इसका प्रोड्यूसर तो गॉड है। और क्या नाम दे सकते हो? रिवर खुद है, रिवर ही सैंड को प्रोड्यूस करते हैं। जो पत्थर होता है रिवर बेड में, उसको बहुत दिनों से मतलब मार मार के अपना फ्लो जो होता है, फ्लो के बीच में वो उसको गाड़ के फिर जाके उसको सैंड में ट्रांसफर करते हैं। तो प्रोड्यूसर तो गॉड है, तो जो भी होगा वो सैंड का क्या बनेगा? वो सैंड का डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। तो रेट कुछ मुझे ऐसा बता कि अगर रिवर बेड से उठा के लेके जाएगा तो सैंड का करीब दाम बता रहा है सर 1 ट्रैक्टर सैंड 700 रुपीज। जस्ट लुक एट द बिजनेस सिनेरियो, ओके। यहाँ पर ये मैं एक्चुअली इस एरिया का बात कर रहा हूँ, जस्ट 5 किलोमीटर अवे, ओके, 5 किलोमीटर दूरी में एक ट्रैक्टर सैंड का प्राइस है 700 रुपीज। अगर यही सैंड आप यहाँ पर लेके, जैसे सिंपल ये छोटा टाउन जो है मानिकपाड़ा, ठीक है, ये झाड़ग्राम एरिया है सर, ये देखो मेरे घर के चारों तरफ से जंगल है, देख रहे हो आप, इधर जंगल, इधर जंगल, इधर जंगल, मैं जंगल में घिरा हुआ हूँ, चारों तरफ जंगल है, बीच में एक छोटा सा शहर है। तो ये मानिकपाड़ा एरिया जो है, यहाँ पर अगर एक ट्रैक्टर सैंड का प्राइस चल रहा है सर 1500। आसपास में बड़ा शहर सर खड़गपुर, आप लोगों ने नाम सुने हो, ठीक है, ये देखो ये जस्ट 20 किलोमीटर से आए हैं मानिकपाड़ा से, यहाँ पर ही सैंड का दाम है 2000 एक ट्रैक्टर का। कुछ समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। Yes, मतलब sir. देखो, मतलब देर मतलब मैं आपको एक विलेज इकोनॉमी बता रहा हूँ, बट एक्चुअली विलेज इकोनॉमी नहीं है, इट्स अ ह्यूज बिजनेस सिनेरियो। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि जो लोग वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब मेनली वो लाइसेंस लेना पड़ता है, बिकॉज दिस आर दी नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स का अगर बिजनेस करना है किसी को, तो उसके लिए गवर्नमेंट लेवल में लाइसेंस लेना पड़ता है। तो करीब करीब 1 करोड़ का लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे कि अगर आप देख सकते हो कि मैं आपको चलो दिखाता हूँ पूरा सिनेरियो, मैं आपको मैप वाइज दिखाता हूँ। जैसे देखो, ऐसे मैं ये जो कहानी बता रहा हूँ, मैं ये एक डिस्ट्रिक्ट का कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे इंडिया में करीब 700 के आसपास डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना कहानी है, लेकिन अल्टीमेट सिनेरियो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही है, ठीक है, मतलब 90% मैच करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक टाउन है, इट्स अ बिग टाउन, मतलब ऑब्वियसली सबसे आसपास में सबसे बड़ा टाउन है खड़गपुर, लेकिन ये हमारा डिस्ट्रिक्ट टाउन है, ठीक है। यहीं पर सब सरकारी ऑफिस होते हैं, मिदनापुर बोल के। तो ये मिदनापुर जो डिस्ट्रिक्ट टाउन है, यहाँ पर ना सर लाइसेंस लेना पड़ता है कि अगर आपको रिवर बेड से बालू उठाना है तो टेंडर बुलाना पड़ता है। तो टेंडर लेने के लिए आपको एटलीस्ट 1 करोड़ के आसपास जमा करना पड़ता है मिदनापुर ऑफिस में, सरकार के पास। उसके बाद अगर आप 1 करोड़ या 1 लाख, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड सिनारियोज, ठीक है, 1 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, एनीथिंग कैन, ज्वाइंटली हो सकता है, सिंगल हैंडेडली हो सकता है। तो अगर आप लाइसेंस लेते हो और लाइसेंस लेके आप इस रिवर बेड से बालू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फिर आप जितना इनकम कर सकते हो करो, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ इलीगलिटीज भी होते हैं, पुलिस का पैसा वगैरह भी होता है, सरकार भी बहुत पैसा खाता है, इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। बट मैंने आपको बस एक बिजनेस सिनेरियो बता रहा था कि इलीगलिटी को अगर मैं थोड़ा साइड करूं, लेकिन रेत तो यूज होता है ना। आप लोग शहर में रहते हो, शहर में इतना सारा बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स है, तो जो भी बिल्डिंग्स है इसके लिए बिना सैंड का तो बिल्डिंग बन ही नहीं पाएगा। जब तक सैंड सीमेंट मिलेगा नहीं, तब तक बिल्डिंग के लिए वो जो प्लास्टर्स होता है वो बन ही नहीं पाएगा। तो सैंड इज अ वेरी वाइटल पार्ट फॉर आवर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शंस। हाँ, आज के डेट में सरकार मतलब बड़े बड़े सिटीज में सिटी सेंटर्स होते हैं, बिग बिग शॉपिंग मॉल होते हैं, इसमें सैंड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस सिनेरियो है, और उसका मैंने आपको एक बिजनेस स्ट्रक्चर बताया जो बेसिकली विलेज एरिया से कंट्रोल होता है। ये सैंड आपको कहीं मतलब कोई सिटीज में तो मिलेगा नहीं, मिलेगा क्या? नो सर। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक कंसावती रिवर का कहानी बताया कि किस तरह से इसका रेत करोड़ों रुपए से बेचा जाता है
हर साल, हर महीना, ठीक है। तो जिसका रेट मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आप लोगे तो 700 रुपया, 5 किलोमीटर बस आएगा, दाम हो जाएगा 1500। जस्ट इमेजिन, हाँ, डबल प्रॉफिट है, डबल प्रॉफिट। मतलब अगर प्रॉफिट का बात करें, क्या सर कोई सोच रहा है क्या बाली का बिजनेस करेगा? बहुत झमेला है सर। मतलब वो लाइसेंस लेना, फिर वहां पर लोकल, जो लोकल है वही कर सकते हैं। बाहर से कोई आके कर सकता है, बट बहुत पैसा चाहिए और बहुत पावर, ताकत, ये सब जरूरी हो जाता है। और भी कुछ बिजनेस सिनेरियो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, बट ये मैंने आपको एक नेचुरल रिसोर्स का बिजनेस था जो मैंने आपके सामने बताया। बट इसमें एक खतरा भी है, बहुत ज्यादा बालू अगर साइड साइड से लेते जा रहा है ना, तो फ्लड का चांसेस बढ़े जा रहा है सर। बिकॉज ये जो नेचुरल, जो इसका जो मतलब डैम था, नेचुरल जो बांध होता है, ठीक है, जो दोनों तरफ से नदी का जो साइड वाला एरिया है, इसको हैंडल करके रखते हैं, इसको फ्लड करा रहे हैं। बिकॉज बालू अगर आप सैंड को हटा देते हो तो इसमें नेचुरल प्रॉब्लम भी है। वो चलो उसमें अभी डिस्कशंस नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग बोलोगे सब बिजनेस कम हो रहा है और आप सोशल क्लास ज्यादा ले रहे हो। सर आपको बता दूं, आपका एक चैप्टर भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, इसलिए मैं सारा का सारा बात करते रहता हूँ। ओके सर, समझ में तो आया। ओके, तो चलो, एक घर बनाने के लिए हमने एक घर का स्ट्रक्चर से 8-9 प्रोडक्ट निकाल लिया। और भी प्रोडक्ट है, यहाँ फैंस है, यहाँ लाइट्स है, यहाँ बुक सेल्फ है, यहाँ बुक्स है, यहाँ एक क्लोथ है, आई थिंक, हाँ एक क्लोथ है, ये एक टेबल है, ये न्यूज़पेपर है, ये बुक्स है, ये टेबल्स है, ये फ्लोर में टाइल्स है ना, ये एक चेयर्स में क्लोथ्स लगा हुआ है, यहाँ पर एक फोटो फ्रेम है, यहाँ पर देखो विंडो में नेट है, यहाँ गेट में क्या बोलते हैं इसको, कर्टेन्स है, ठीक है। तो इस तरह से देखो, मतलब एक घर के अंदर ही आपको नियर अबाउट हंड्रेड्स, मोर देन हंड्रेड्स आपको प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। आप अपने घर में ढूंढो, आपको मिलेगा। तो अगर मोर देन 100 प्रोडक्ट है, दैट मीन्स मोर देन 100 बिजनेस है। हेलो, इफ देर इज अ मोर देन 100 प्रोडक्ट्स, देन कांट वी से कि देर इज अ मोर देन 100 बिजनेस? यस सर। है ना। लेकिन फिर भी अगर इतना सारा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, पर हमें क्यों नहीं दिखाई देता? हम लोग सिर्फ जॉब जॉब करके क्यों चिल्लाते रहते हैं कि ममता दीदी ने जॉब नहीं दिया तो ममता दीदी खराब है, मोदी ने जॉब क्रिएट नहीं कर पाया। ऑब्वियसली इनका जॉब क्रिएट करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं मानता हूँ, बिकॉज ये हमारा गवर्नमेंट को रन कराते हैं। ममता दीदी बंगाल गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को रन कराते हैं, मोदी जी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर्स हैं, पूरा इंडिया गवर्नमेंट रन कराते हैं, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्वियसली है। बट व्हाट इज अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? हम भी तो इतना सारा चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे कि भाई हमें कुछ ऑब्जर्व करना ही नहीं है, तो फिर और कुछ नहीं सर, इससे बड़ा दुख इंडिया का और क्या हो सकता है। हमारा दुख का कारण हम खुद हैं, किसी और को उंगली करते करते। वो एक कहते हैं ना, कभी किसी की तरफ एक मतलब एक उंगली करके देखो, जस्ट ऐसे करके, वो हाथ उठा के देखो, देखो 3 उंगली तुम्हारे तरफ आएगा। जस्ट किसी की तरफ फिंगरिंग करो ऐसा करके, हाँ आपको देखो एक उंगली, अगर आप किसी की तरफ एक अपना फिंगरिंग कर रहे हो ना, तो 3 फिंगर देखो आपके तरफ है। कभी ऐसा सोचते ही नहीं है कि अगर एक उंगली किसी और की तरफ होता है तो 3 उंगली अपने तरफ होता है। मतलब दूसरे को दोष देने से पहले हमें भी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहिए। तो ये एक ऑब्जर्वेशन कार्ड था। ऑब्जर्वेशन कार्ड में आपको क्या क्या देखना चाहिए कि क्या क्या आइटम हो सकता है, आप यहाँ लिस्ट डाउन करो। वेदर प्रोक्योर डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर, क्या डायरेक्टली प्रोड्यूसर से डायरेक्टली हमारे पास आ रहा है, ये भी आप देख सकते हो बिजनेस सिनारियोज में। अनदर पार्ट आप देख सकते हो, द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसको कहाँ से हमें मिल सकता है, ठीक है। द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ द प्रोक्योरमेंट, मतलब कौन सा एरिया है जहां से मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे मैंने आपको अभी सैंड के बारे में बताया, हाँ, जैसे मैंने अभी आपको सैंड के बारे में बताया, जिसके लिए मैंने आपको मेरे घर के सामने जो रिवर है, दैट इज कांसाई रिवर या कंसावती रिवर, ये रिवर के बारे में मैंने आपको बताया कि रिवर बेड से ये सैंड मिलता है। जहाँ 700 का सैंड वहां से आप लाओगे, तो जस्ट 5 किलोमीटर रेंज में मेरा घर जहाँ है, 1500 करके एक ट्रैक्टर सैंड सेल हो रहा है। मतलब एक ट्रैक्टर में जो भी लोग सेंड कर मतलब सेल कर रहा है, करीब डबल प्रॉफिट कर पा रहा है सर, ठीक है। लेकिन हाँ, झमेला है, पार्टी में बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो जो भी है, द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट आप सोच सकते हो। एंड अनदर थिंग इज चेन अप टू द ओरिजिनल प्रोड्यूसर, मतलब ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स के पास जाते जाते चेन का क्या खेल है। जैसे कि मैंने आपको चेन समझाया था मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में आपको चेन समझाया था। ये देखो, प्रोड्यूसर
होलसेलर, रिटेलर, है ना। तो ये जो चेन है, मतलब अगर आप रिटेलर के बारे में सोच रहे हो तो ये रिटेल का चेन यहाँ तक पहुंचा तो सही, बट उससे पहले ओरिजिनल प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास गया या डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, देन जाके रिटेलर, उसके बाद जाके कंज्यूमर, है ना, उसके बाद जाके कंज्यूमर। तो इस तरह का चेन बनता है, तो तब जाके ये बिजनेस सिनेरियोज कंप्लीट होते हैं। आगे आगे बाद में आप ये और गहरा करूंगा। तो ये होता है चेन अप टू द ओरिजिनल प्रोड्यूसर एंड remarks if any. Now it should be possible to elaborate the scope of business and commercial knowledge and business studies. That is the course. Okay, that is our main subject topic. Okay, तो business studies का कुछ डोमेन है, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। बिजनेस स्टडीज का जो डोमेन है, इसमें हमें क्या क्या मेनली डिस्कशंस करना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज देखो। बिजनेस स्टडीज का जो एक्टिविटीज है, बिजनेस स्टडीज में हमें क्या क्या एक्टिविटीज करना चाहिए। सबसे पहले बिजनेस का स्टडी करना, मतलब क्यों क्यों हम बिजनेस का स्टडी करेंगे। बिजनेस का स्टडी हम इसलिए करेंगे कि भाई हम चाहे तो कुछ चीज मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो आप मैन्युफैक्चरर बन सकते हो। आप ट्रेडिंग करो ना, आप ट्रेडिंग दोनों तरफ से कर सकते हो। मतलब ट्रेडिंग मतलब बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग, बहुत चीज होते हैं सर, बाइंग सेलिंग भी होते हैं। मतलब ट्रेडिंग का मतलब ही होता है बाई करना एंड सेल करना। तो आप कॉमर्स, एज ए कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप क्या क्या चीज को प्रमोट कर सकते हो। सर क्या आप लोगों ने 15 अगस्त में मैंने एक स्टेटस लगाया था, क्या आप लोगों ने पढ़ा था या किसी ने नहीं पढ़ा। फिफ्टीन अगस्त को मैंने जो स्टेटस लगाया था, क्या आप लोगों ने देखा था किसी ने। व्हाट्सएप स्टेटस था। ओके, अगर नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। किसी के नज़र में नहीं आया, कोई बात नहीं। वहाँ पर मैंने एक्चुअली वो 15 अगस्त का जो मैंने स्टेटस लगाया था, उसमें मैंने बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात किया था। और फाइनेंशियल फ्रीडम में मैंने बिजनेस एडुकेशन, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम में मैंने बिजनेस एडुकेशन, बिजनेस प्रोग्राम, इसके प्रमोशंस के बारे में मैंने बात किया था, कि ताकि इसको स्प्रेड किया जाए और इंडिया का बिजनेस सिनेरियो को डेवलप करके इंडियन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया जाए। इसके बारे में मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था, जो मैंने व्हाट्सएप में पोस्ट किया था। कोई बात नहीं, आप लोगों ने देखा नहीं, फिर कभी पोस्ट करूंगा तो देख लीजिएगा। सर हमें इंटरेस्ट नहीं है, आप क्यों हमें फोर्स करते हो। ओके सर, फोर्स क्यों करे सर, मुझे कोई इरादा नहीं है आपको फोर्स करने का, बट ये अच्छा है कि आपका बिजनेस माइंड को डेवलप करने के लिए। ओके, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में डोमेस्टिक एंड फॉरेन। फॉरेन ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेडिंग मतलब जब आप एक ही कंट्री के अंदर, लाइक इंडिया के अंदर ही बिजनेस करते हो तो उसको डोमेस्टिक कहेंगे। फॉरेन मतलब आप बाइंग सेलिंग तो कर रहे हो, बट इसमें आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाता है, दैट मीन्स यहाँ पर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स होता है एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर, कि यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स में डिस्कशंस किया। बिजनेस स्टडीज अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज कॉमर्स, व्हाट इज ट्रेडिंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है। हेलो। हाँ सर। ओके, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, कॉमर्स। देखो, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस, है ना, टू प्रोड्यूस समथिंग। यही बिजनेस स्टडीज का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें कुछ प्रोड्यूस करना चाहिए, फिर जो भी प्रोड्यूस होगा उसका बाइंग और सेलिंग, यही तो होना है ट्रेडिंग का मतलब। बाइंग और सेलिंग, उसमें बाइंग सेलिंग हम डोमेस्टिक लेवल में कर सकते हैं, मतलब विद इन इंडिया, विद इन योर स्टेट, ओके, डोमेस्टिक भी कर सकते हैं और फॉरेन भी कर सकते हैं। मतलब जब हम लोग इंडिया का प्रोडक्ट फॉरेन तक पहुंचा दे तो फॉरेन हो जाएगा, मतलब इसमें इंटरनेशनल बिजनेस सिनेरियोज आ जाएगा। एंड कॉमर्स, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, इसको कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस।
कॉमर्स का मतलब ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्यों? चलो सर एक गजब एग्जांपल हम सोचते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसा करने से आपको भी अच्छा लगेगा। सपोज वन स्मार्टफोन, एक स्मार्टफोन का कहानी कुछ ऐसा हो सकता है। अभी करेंटली सबसे बेस्ट स्मार्टफोन क्या चल रहा है सर मार्केट में? एनी नेम प्लीज, एनीबॉडी? कोई तो बताओ सबसे बेस्ट, मोटा मोटी एक रीजनेबल रेंज में। सर विवो सर, डुओ? विवो समझ में सर, नहीं आया। विवो 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 वीवो? विवो ओके वीवो, ठीक है चलो वीवो V9 एक फोन का ब्रांड मुझे मिला। ओके चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मुझे एक वीवो मिला, ठीक है। तो ये वीवो, प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने एक फोन के बारे में सर्च किया तो यहाँ पर कुछ 5-6 फोन मुझे गूगल दिखाया, ठीक है। ये गूगल का मार्केटिंग सिस्टम है, ये जो जिसके कारण हम इसको देख पाते हैं, इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और ये डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम में इसको कहते हैं गूगल एड्स, ठीक है। गूगल डिस्प्ले एड्स, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू से इसको कहते हैं गूगल डिस्प्ले एड्स। ओके सर, हम आपको मार्केटिंग नहीं सिखा रहा था, मैं आपको बिजनेस का एक अनदर पार्ट जो मार्केटिंग होता है वो क्या होता है आज की डेट में। एंड दिस इज द करेंट मॉडर्न सिनेरियो ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू शो एड इन गूगल, ठीक है। सिनेरियो बदल रहा है, बदलते सिनेरियो के साथ हमें भी अपने आप को बदलना चाहिए। तो चलो सर, करेंटली मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉमर्स का खेल बताने वाला हूँ। ये Vivo V19 है, मिस्टिक सिल्वर 8 GB रैम, 24,990 इसका दाम है। Amazon में इसको मिल रहा है। यहाँ पर फ्लिपकार्ट का भी कुछ है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसको बेच रहा है, अलग अलग कंपनीज बेच रहा है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, ये Vivo V19 का फोन जो है ये किसने प्रोड्यूसर किया? तो Vivo कंपनी ने बनाया, ठीक है। इसका प्रोड्यूसर कौन है? Vivo कंपनी इसका प्रोड्यूसर है, ठीक है। अच्छा, इसका बाइंग सेलिंग करना है तो बाइंग सेलिंग कौन कर रहा है? Amazon इसका बाइंग सेलिंग कर रहा है। Amazon Vivo से परचेस किया, फिर Amazon हमें सेल करेगा, तो Amazon इसका सेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है। तो Amazon यहाँ पर ट्रेडिंग पार्ट कर रहा है। एंड लास्ट थिंग इज कॉमर्स। फिर ये कॉमर्स कौन कर रहा है? दैट इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सर Vivo मैन्युफैक्चरर है, ये क्लियर है? प्लीज टेल मी। मेरे एग्जाम्पल में Vivo एक मैन्युफैक्चरर है, क्या आपको ये बात समझ में आया? Vivo मैन्युफैक्चरर, ट्रेडिंग कौन कर रहा है? ट्रेडिंग में बाइंग सेलिंग Amazon कर रहा है, ये भी आपको समझ में आया? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कॉमर्स क्या हो रहा है? व्हाट इज द कॉमर्स हियर? मैन्युफैक्चरिंग वी अंडरस्टैंड, ट्रेडिंग वी अंडरस्टैंड, बट व्हाट इज द कॉमर्स पार्ट हियर? कैन एनीबॉडी टेल सर मी? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन तो कर ही रहा है Amazon, सर डिस्ट्रीब्यूशन तो Amazon डिलीवरी कर। Delivery is also part of buying and selling. बाइंग सेलिंग का पार्ट ही तो हो जाएगा डिलीवरी। डिलीवरी कॉस्ट तो सेल कॉस्ट के अंदर भी आता है। ये फोन का जो दाम है 24,990, ये आपको डिलीवरी साथ ही मिल जाएगा। बट आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द कॉमर्स पार्ट हियर? ट्रांसपोर्टेशन। Transportation is a part of, is the same thing of delivery. चलो मैं आपको कॉमर्स पार्ट समझाता हूँ। एक्चुअली कॉमर्स पार्ट एक ऐसा चीज है जो समझ में आ जाता है, लेकिन इसके बिना बिजनेस नहीं चल पाता। मतलब समझ में तभी आएगा जब ये एक इंटरनली छुपा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, तभी हम लोग कॉमर्स नाम दिए हैं बिजनेस का। देखो, ये पूरा का पूरा चीज को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। देखो ये है कॉमर्स, दिस इज कॉमर्स।
मैंने क्या बताया, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो ट्रेड नहीं है बट ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। सर व्हाट इज दिस? देखो सर, नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी, मतलब कोविड चल रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर बोला कि हम लोग नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी कर रहा है, ताकि जो भी हम अमेजन का डिलीवरी बॉय है उससे किसी को कोरोना ना फैले, जिसके लिए आपको एक उम्मीद होगा, अच्छा मतलब अमेजन नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी दे रहा है। पर सबसे इंपॉर्टेंट 7 डेज रिप्लेसमेंट आपको मिलेगा। अगर प्रोडक्ट में कोई खराबी रहे तो आपको 7 दिन का रिप्लेसमेंट दिया जाएगा। अमेजन आपके घर तक पहुंचा देगा, ठीक है सर, डिलीवरी कॉस्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, आपको जाना नहीं पड़ेगा, अमेजन डिलीवरी आपके घर तक पहुंचाएगा। ये अमेजन का एक एक्स्ट्रा, मतलब ये अमेजन में आपका परचेस करने के लिए अमेजन आपको एक तरह का, मतलब फोर्स नहीं कर रहा है, मतलब आपको, मतलब क्या बताऊं सर, अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि हमें कहीं जाना नहीं है। आई डोंट वांट टू गो एनी मॉल और एनी मोबाइल शॉप टू परचेज दिस मोबाइल, मैं इसको परचेज कर रहा हूं ताकि अमेजन मेरे घर तक डिलीवर कर दे। डिलीवरी कॉस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, दैट्स व्हाई मैं बार बार ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवरी चार्जेस को इग्नोर कर रहा था, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी चार्जेस तो यहाँ पर फ्री है ना, मतलब बेसिकली जो प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये 24,990 का जो फोन है इसके अंदर ये इंक्लूडेड है। अनदर थिंग, वारंटी। सर जस्ट टेल मी, अगर ये जो 3-4 पॉइंट यहाँ है, एंड और एक बहुत अच्छा चीज है, और एक बहुत अच्छा चीज है यहाँ पर जो इस प्रोडक्ट का सेल को बूस्ट अप करता है, ठीक है, दैट इज ये वाला EMI स्टार्ट्स 1041, नो कॉस्ट EMI अवेलेबल, मतलब इसको आप इंस्टॉलमेंट परचेस भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू से कर सकते हो। तो जस्ट मुझे बताओ, ठीक है ये EMI एक एक्स्ट्रा एड ऑन है, लेकिन मुझे बताओ कोई कि अगर ये प्रोडक्ट में वारंटी ना होता, अगर ये प्रोडक्ट में 7 डेज का रिप्लेसमेंट ना होता, तो क्या फिर भी आप ये फोन परचेस करते? सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के टाइम पे जब भी दुकान से निकलते हैं हम ये क्वेश्चन कर ही लेते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो दुकानदार आपको ऐसे बताते हैं, नो प्रॉब्लम मैम, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो हमारा इंजीनियर आपके घर पे पहुंच जाएगा, हमारा इंजीनियर आपके घर में पहुंच जाएगा। एक बंदा 25,000 से एक प्रोडक्ट खरीदेगा, उसको बहुत चिंता है कि ऑब्वियसली प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ताकि किसी भी तरह का रिप्लेसमेंट मिल जाए, अगर प्रोडक्ट में वारंटी हो तो कोई पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें पार्ट्स रिप्लेसमेंट मिल जाए। हाँ, तो ये जो वादा, सर जरूरी नहीं कि उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं कि उस प्रोडक्ट में वारंटी जरूरी, मतलब उसमें प्रोडक्ट में कुछ पार्ट्स खराब होगा ही होगा, बट अगर ये कमिटमेंट नहीं करता है तो मुझे बताओ आप, क्या आप ये प्रोडक्ट को परचेस करते? हेलो सर, टेल मी, आप लोग कॉमर्स नो पढ़ सर। रहे हो? नो सर, आप लोग कॉमर्स इतना दिन से पढ़ रहे हो, कॉमर्स पढ़ने का डिसाइड किए हो, कॉमर्स में कोई कोई आप में से हाईएस्ट लेवल का एजुकेशन लेने के लिए सीए जैसा एजुकेशन में भी एंट्री लिए हो, ठीक है, तो मुझे आपके सामने सवाल है, क्या आपने कभी सोचा कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है? So this is the meaning of actually commerce. Manufacturing is obviously in a bigger part of commerce. Trading is also here, but commerce is these things जो मैंने आपको अभी Amazon के साइट से दिखाया। क्या आपको समझ में आया? This is actually auxiliaries to trade. Yes, sir. आपको each and everything I will try to explain through the practical point of view. मैं आशा करता हूँ कि आप सच में समझ रहे हो और बहुत ही प्रैक्टिकली इस पॉइंट को एंजॉय भी कर रहे हो, ताकि फ्यूचर में जब आप कोई बिजनेस को हैंडल करे या फिर आपका कोई अपना बिजनेस हो, आप भी बात को समझो और उस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप कर पाओ, तब जाके ये कॉमर्स एजुकेशन का, ये बिजनेस स्टडीज का एक्चुअल, मतलब क्या बताऊँ सर, मतलब सच में कोई मान होगा सर, रेस्पेक्ट होगा। ओके सर, समझ में आया, ठीक है, तो हमने कॉमर्स एंड ट्रेड सर्विस, जो आगे जाके आपका एक चैप्टर्स के अंदर बताया जाता, मैंने आपको पहले ही बता दिया। स्केल में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंटरप्राइज, इसका जो एक डेफिनेशन है मैं आपको बाद में बताता हूँ। लोकल, नेशनल, मल्टीनेशनल्स, जियोग्राफिक स्कोप तक आप पहुँच सकते हो। ओनरशिप में आपका बिजनेस स्टेट ओन्ड हो सकता है, पब्लिक सेक्टर्स हो सकते हैं, मतलब स्टेट ओन्ड मतलब कोई
कोई स्टेट गवर्नमेंट का, इंडिया के अंदर, इंडिया में हम लोग नॉर्मली दो हिस्से से अपने वो मतलब क्या बताऊं सर, दो पैटर्न से हम ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करते हैं इंडिया में। एक होता है स्टेट ओन्ड, एक होता है सेंट्रल ओन्ड। कुछ कंपनीज ऐसे भी होते हैं जो स्टेट ओन्ड होते हैं लेकिन वो सरकारी है, स्टेट भी सरकार का सिस्टम से चलता है और सेंट्रल तो सरकार है ही, ठीक है। ये इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, इसको फेडरल सिस्टम कहते हैं। मैं आपको बस समझाता हूँ 2 मिनट कि ये देखो, ये है दिल्ली, ठीक है, ये है अपना न्यू दिल्ली जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर, ठीक है। और बाकी ईच एंड एवरी स्टेट है इंडिया में, करीब कितना स्टेट्स एंड यूनियन, कितना यूनियन टेरिटरी है, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। ये जो 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज सब कुछ मिला के जो इतना बड़ा कंट्री है हमारा, जिसमें ये देखो ये है हमारा वेस्ट बंगाल, जिसमें ये आपको दिख रहा है कोलकाता, ठीक है। यहाँ पर आप उड़ीसा में जाओगे, उड़ीसा है, यहाँ पर तेलंगाना है। सर कहने का मतलब क्या है, इतना सारा बातें? सर कहने का मतलब यही है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करता है, ठीक है। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या सर? हाँ सर, मुझे अभी थोड़ा याद आ रहा है, मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो गवर्नमेंट का है, स्टेट ओन्ड है। तो स्टेट ओन्ड में जैसे कि मानो कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है हार्डको एंड हिटको। मैंने पहले भी कभी आप लोगों को किसी क्लास में आई थिंक मैंने डिस्कस किया था, तो चलो मैं दिखा देता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ओन्ड भी सरकारी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल का हो तो भी वो सरकार का हो सकता है। तो स्टेट ओन्ड में कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोगों को नहीं कभी न्यू टाउन गए हो क्या? न्यू टाउन जो कोलकाता में एक बहुत ही फेमस सिटी बना है सर, मतलब एक बहुत ही मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू में बनाया गया, उसमें वो पूरा सिटी को जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया उसका नाम है हिडको, ठीक है। ये है HIDCO, ठीक है, हिडको भवन। ये जो हिडको है, ये देखो दिख रहा है आपको, ये न्यू टाउन में ही है। हिडको एक मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर आपको देख भी सकते हो, वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हिडको, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको इसलिए हिडको के बारे में बताया बिकॉज हिडको एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये स्टेट ओन्ड है, ठीक है, ये स्टेट ओन्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टेट ओन्ड में हिडको के बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको एक चीज के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है हार्डको, HUDCO। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाम में काफी सिमिलरिटीज है, बट दोनों ऑर्गेनाइजेशंस अलग है, ठीक है। देखो मैंने आपको हिडको बताया था इससे पहले, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये वो हिडको था, ये हार्डको है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। वो था हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का था, और ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, बट ये कहाँ का है? देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कैसे पता चल जाएगा? देखो सर, कुछ कॉमन सेंस थोड़ा लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखो हार्डको जो है, पहला बात हार्डको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है जिसका एक शेयर का दाम करेंटली 35.55 रुपीज चल रहा है। आप चाहे तो हार्डको के शेयर में इन्वेस्ट भी कर सकते हो, एज ए माँ पापा के थ्रू से भी कर सकते हो अगर आपका उम्र नहीं हुआ 18+, या फिर बाद में कर लीजिएगा। तो ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, दैट्स वाई ये पब्लिक लिस्टेड तो है ही, मतलब पब्लिक तो ये है ही। साथ में इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इसका सब्सिडीज है, अच्छा इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपने देखिएगा। तो हार्डको हिडको मैंने आपको दोनों बताया, उसमें एक है स्टेट ओन्ड, एक है सेंट्रल ओन्ड, जिसमें जो सेंट्रल ओन्ड है वो काफी बड़ा है, और जो स्टेट ओन्ड है वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में काम करते हैं, और जो हार्डको है ये थ्रू आउट इंडिया काम करते हैं। इसलिए दोनों नाम सिमिलर है, लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको चाहता हूं कि इस तरह का कंफ्यूजन आपको कभी ना हो। सर क्या हिडको हार्डको का प्रॉब्लम समझ में आया? हेलो सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. याद रखिएगा सर, ये सब कॉमन सेंस भी है, कॉमन फाइनेंशियल नॉलेज भी है, और साथ में बिजनेस का नॉलेज भी है। ओके, तो ओनरशिप समझ में आया। मार्केट में नेचुरल रिसोर्सेस, इक्विपमेंट, कमोडिटी, कैपिटल, लेबर, प्रोडक्ट,
स्टेक होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर्स में कौन कौन बिजनेस का शेयर होल्डर हो सकते हैं? एंटरप्रेन्योर, प्रोमोटर, कस्टमर, इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, मैनेजर, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, लॉज एंड रेगुलेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, सपोर्टिंग, फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी एट लार्ज। सारा का सारा क्या क्या फंक्शन हो सकता है एक बिजनेस को चलाने के लिए? प्रोडक्शन हो सकता है, ऑपरेशन, प्रोडक्शन ऑपरेशंस को सिमिलर पैरामीटर में यूज किया जाता है। मार्केटिंग हो सकता है, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड टैक्सेशन हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेस हो सकता है। एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए प्रोडक्शन ऑपरेशन तो जरूरी है ही, साथ में उस बिजनेस का जो प्रोडक्ट है, उस सर्विस का जो प्रोडक्ट मतलब ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करो। एंड आज के डेट पे और भी जुड़ा है सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, आईटी इन बिजनेस, जो ऑब्वियसली आज के डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। फोकस एरिया क्या होना चाहिए? कंपनी बिल्डअप करना, एंटरप्राइज को और बड़ा करना, पर्टिकुलर बिजनेस लाइन में पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करना, कि बिजनेस को सरवाइव कराना है। बिजनेस का सबसे बड़ा यही चिंता होता है, चिंता का विषय है बप्पा। हाँ, मतलब वो एक गाना है ना गणपति भाई पप्पा का, कि चिंता का विषय है बप्पा। बप्पा मतलब गणपति बप्पा मौर्य। तो गणपति बप्पा जो है हमारा, वो हमें शक्ति देता है ताकि हम बिजनेस को सरवाइव करा पाए। तो सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस को प्रॉफिट कराएंगे तभी जाके बिजनेस सरवाइव होगा लॉन्ग रन में। बिजनेस का ग्रोथ बहुत जरूरी है सर। सस्टेनेबिलिटी मतलब हमें अपने आप को बरकरार रखना है, कुछ भी हो जाए ताकि हमें कोई ना हिला सके। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही होता है, अपने आप को इस तरह से बिल्डअप करो ताकि कोई आपको जड़ से ना हिला सके। It's man not just I'm not just talking about business, I am also talking about you and yourself, me and myself also। कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही होता है कि अपने आप को इतना स्ट्रांग करो कि कोई आपको रूट से ना हिला सके, जड़ से ना हिला सके। दैट इज द रियलिटी ऑफ सस्टेनेबिलिटी। मैं आपको एक फेमस इकोनॉमिस्ट का एक लाइन बता सकता हूं। इकोनॉमिस्ट का नाम है, मैं इससे पहले भी आई थिंक मैंने बताया होगा किसी क्लास में। इकोनॉमिस्ट का नाम है अमर्त्य सेन, नोबेल लॉरेट है सा। नाम अगर नहीं सुने हो तो सुन लो, अगर सुने हो तो बहुत अच्छा। अमर्त्य सेन द नोबेल लॉरेट, नोबेल मिला था इनको, नोबेल नोबेल प्राइज मिला था। तो ये अमर्त्य सेन को जो नोबेल प्राइज मिला था, इनको मिला था बेसिकली इकोनॉमिक्स में, पीस पीस प्राइज इन इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स में शांति लाया था इन्होंने। तो उसमें उनका मेन जो थीसिस था, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट, जैसे मैं सस्टेन का बात समझाने के लिए आपको ये वाला पॉइंट बताया कि सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट एक बार होवे कभी ना जावे। डेवलपमेंट एक बार होवे कभी ना जावे, मतलब ऐसा अपने आप को ऐसा मतलब ऐसा स्ट्रांग करो कि कोई आपको जड़ से ना हिला सके। उसको मैं समझाने के लिए ये वर्ड यूज किया। ओके सर, आपको समझ में आ रहा है, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सर क्या आपने खुद बता दे रहे हो? नहीं सर, वो मुझे थोड़ा सा ना कॉमन सेंस मिल जाता है कि हाँ बच्चा लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, मार्केटिंग, फोकस एरिया भी समझ में, कंसर्न बिजनेस का कंसर्न एरिया भी आपको समझ में आया। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ बिजनेस का और एक भी है सर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दिस इज अनदर चैप्टर, ठीक है, ये एक चैप्टर भी होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गवर्नेंस, वैल्यू एंड एथिक्स। ठीक है, ये भी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वैल्यू एथिक्स में चैप्टर बिल्डअप किया जाता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वैल्यू एंड एथिक्स, मोड क्या है? ट्रेडिशनल, फिजिकल, ब्रिक एंड मॉर्टर, इन स्टोर, डिजिटल। फिजिकल मोड पे जो रहता है, ब्रिक एंड मॉर्टर मतलब बहुत बड़ा दुकान बना लो, छोटा दुकान बना लो, जो मर्जी बना लो, स्टोर बना लो, डिजिटली या ऑनलाइन लेवल पे भी करो। जैसे करेंटली हम लोग का ट्यूशन चल रहा है ना? करेंटली हम लोग का ट्यूशन डिजिटली या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू से ही चल रहा है। तो आप अपना प्रोफेशन या बिजनेस का मोड कैसे भी कर सकते हो। आज के डेट में बहुत बहुत कुछ हो रहा है। अंडरलाइंग डिसिप्लिन क्या है? इकोनॉमिक्स, लॉज, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। बिजनेस को समझने के लिए आपको और क्या क्या सब्जेक्ट समझना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ बिजनेस अकेला नहीं है सर, बिजनेस के अंदर अकाउंट्स,
टैक्स, इकोनॉमिक्स ये तो है ही, लेकिन और भी कुछ सब्जेक्ट है अंडरलाइंग, मतलब जो बिजनेस के अंदर छुपा हुआ डिसिप्लिन है। अगर आपको बिजनेस को डिटेल्स में अंडरस्टैंड करना है तो आपको इकोनॉमिक्स तो सबसे पहले समझना होगा, बिजनेस का लॉ को समझना होगा, कंट्री का लॉ को समझना होगा, फिलोसॉफी, फिलोसॉफी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सर। फिलोसॉफी मतलब जो दूर का देख सकता है, फिलोसॉफी एक बहुत ही गजब का लॉजिकल सब्जेक्ट है। आप लोगों को मैं क्या बताऊं सर, मैं बोलते बोलते थक जाता हूं, लेकिन फिर भी अगर कभी लाइफ में मौका मिले तो फिलोसॉफी को पढ़ना, इसलिए पढ़ना चाहिए आपको। अब किताब खरीद के पढ़ो, अगर आप मुझे बताओगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सर आप फिलोसॉफी किस तरह से पढ़ सकते हो। मैं आपको इंडियन फिलोसॉफी में वेदांत पढ़ने के लिए बताऊंगा सर। वेदांत एक बहुत ही फेमस इंडियन फिलोसॉफी है जिसको आप अपने बहुत अच्छे बिजनेस में यूज कर सकते हो। वेस्टर्न फिलोसॉफी में आप, वेस्टर्न फिलोसॉफी में भी बहुत फेमस फिलोसॉफर है सर, ठीक है, नाम सुने हो सर क्या? एरिस्टोटल, दांते, फिर है मतलब डांटे, कुछ भी बोलो आप, एरिस्टोटल, दांते, फिर है आपका गैलीलियो, ये भी बहुत फेमस थे, ठीक है। तो गैलीलियो, ये लोग, ये सब सर मैं जब बात कर रहा हूँ सर, दे ऑल आर वेस्टर्न फिलोसोफर, मतलब प्रिमिटिव है सर, थोड़ा पुराना है। इंडिया में सर शंकराचार्य, इनका फिलोसॉफी पढ़ाया जाता है सर इंडिया में। शंकराचार्य नाम सुने हो सर, आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है। ये हिंदू धर्म का जो मतलब रिबिल्ड किया गया था हिंदू रिलीजियंस का, तो उसमें जो फिलोसॉफी था सर, यहाँ धर्म वगैरह कुछ नहीं है, इट्स प्योर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताऊंगा ना तो आप भी चौंक जाओगे कि इतना साइंटिफिक वे में एक मतलब जीने का तरीका बताया था, और कुछ नहीं सर, कि हाउ टू एस्टेब्लिश आवर लिवलीहुड, हाउ साइंटिफिक कैन बी इट, हाउ आई वी कैन एस्टेब्लिश अ बिजनेस सिनारियो, ठीक है। आप चाणक्य को पढ़ सकते हो, ठीक है, चाणक्य भी हिंदू ही थे, ठीक है। यहाँ पर मैं हिंदुत्व का डंका नहीं बजा रहा हूँ, मैं बस आपको मतलब फिलोसॉफी को समझने के लिए आपको क्या क्या समझना चाहिए, मैं बस आपको वो बता रहा हूँ। नहीं, आजकल सेकुलरिज्म का नाम के कारण ना मतलब सब कोई बोल रहे वी मस्ट बी सेकुलर, नहीं ऑब्वियसली हमें सेकुलर तो ऑब्वियसली होना चाहिए, बट अपना खुद का जो रूल्स है उससे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर कंट्री का आप देखो, आप एक बार वेस्टर्न नेशंस को देखो, वो सेकुलर है पर उसके कंट्री में उनका रूल चलता है। आप एक बार मतलब आप एक बार दुबई या मिडिल ईस्ट को देखो, वो कंपेयर टू इंडिया डेवलप है, बट उनके कंट्री में उनका रूल चलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर एक के कंट्री में अपना रूल चलेगा। सेकुलरिज्म में दूसरे का जो भी रिलीजियस है उसको हम रेस्पेक्ट जरूर करेंगे, बट अपना जो सिस्टम है, अपना सिस्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपने को भूल के दूसरे का लेके एक हमें हॉचपॉच क्रिएट नहीं करना चाहिए। सेकुलरिज्म इज ऑब्वियसली a बिग वर्ड, इज अ ग्रेट वर्ड, बट अगर हम किसी और का कॉपी करेंगे ना सेकुलरिज्म के नाम पे, उसमें और कुछ नहीं, ना तो हम हमारा चीज याद रख पाएंगे और दूसरे का कॉपी करते हुए ना तो उनका सीख पाएंगे। दैट्स वाई मैं बचपन से सेकुलरिज्म को सबसे ज्यादा फॉलो करता हूँ, बट बड़े होते होते मुझे समझ में आया सर कि अपना जो इंडियंस का जो सिस्टम है ना, ये काफी ज्यादा पॉपुलर सिस्टम है। ये माय पर्सनल व्यू है, मैं किसी को आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ कि आप भी यही फॉलो करो, आप अपना फॉलो करो, लेकिन आप लोग कभी धीरे धीरे जब बड़े होते जाओगे ना तो ये सब समझोगे। इसलिए मैं इतना सारा बात आपके सामने कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट फिलोसॉफी राइट नाउ, ठीक है। फिलोसॉफी में, फिलोसॉफी जब सब्जेक्ट आप पढ़ोगे कभी, तो उसमें हिंदुइज्म में, सीरियसली वो धर्म का किताब नहीं है रे बाबा, वो फिलोसॉफी है। हिंदुइज्म एक फिलोसॉफी है। लोग क्या उल्टा सीधा बताते रहते हैं सर न्यूज चैनल्स में, ये एक फिलोसॉफी है। इस्लाम भी एक फिलोसॉफी है, ठीक है, आप इस्लाम भी पढ़ो, ठीक है। आप ख्रिस्ट को जानो, उनको भी जानो, ये भी एक फिलोसॉफी है। उसके साथ साथ मॉडर्न फिलोसॉफी जानो, ठीक है। आपको एक जन का नाम मुझे बताना है चाहिए फिलोसॉफी के बारे में बताने के टाइम पे, दैट इज स्वामी विवेकानंद। आई होप यू ऑल नो अबाउट हिम। स्वामी विवेकानंद, ये बहुत ही मॉडर्न थे, बहुत ज्यादा। इवन इनके नाम पे इंडिया में, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या, इनके नाम पे इंडिया में यूथ डे, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। छुट्टी नहीं मिलता सर, बट उनके नाम पे घोषित है नेशनल यूथ डे। मतलब किसके नाम पे यूथ डे हो सकता है सर जो बहुत मॉडर्न हो। स्वामी विवेकानंद ने चिकागो में, चिकागो यूएस का बहुत बड़ा बिजनेस सिटी है सर, चिकागो सिटी में, हाँ एक गाना है बहुत फेमस, चीका चीका दैट्स द चिकागो, जो भी हो, लेकिन ये चिकागो में 1897 में
क्या गजब का खेल खेल दिया था इन्होंने। क्या एस्टेब्लिश किया था जानते हो? ह्यूमन रिलीजन, मतलब ह्यूमैनिटीज थ्रू हिंदुइज्म। मतलब हिंदुइज्म ह्यूमैनिटीज के बारे में क्या सोचता है। एक्चुअली वहां पर एक रिलीजियस कंपटीशन हुआ था चिकागो में। रिलीजियस कंपटीशंस में सब अलग अलग रिलीजियस से, हिंदुइज्म से भी बहुत लोग थे, इस्लाम से भी बहुत लोग थे, क्रिश्चियन से भी बहुत लोग थे, यहूदी थे, ठीक है, जोरास्ट्रियंस थे, अलग अलग रिलीजियस से अलग अलग लोग जाके बोल रहा था कि मेरा रिलीजियस महान है, मेरा रिलीजन महान है। सब कोई अपना रिलीजन को महान बता रहा था, लेकिन हिंदू मतलब विवेकानंद ने जाके ये नहीं बताया था कि हमारा हिंदुइज्म बहुत महान है। उन्होंने बस कहा था कि हिंदुइज्म सभी धर्म को बड़ा रेस्पेक्ट करता है और हिंदुइज्म सबसे ज्यादा टॉलरेबल रिलीजियन है। मतलब जितना हम सबको मतलब सहते हैं, ऐसा हम कोशिश करते हैं। वो किसी को छोटा नहीं किया, वो ये नहीं बोला कि उसका ये खराबी है, उसका वो खराबी है और हमारा सब अच्छा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हिंदुइज्म में ह्यूमैनिटीज का क्या मतलब है और उनके बारे में वो बताया था। दैट्स वाई स्वामी विवेकानंद दुनिया भर में इतना जाने जाते हैं। आज भी अगर आप चिकागो में जाओगे, वो जो रिलीजियस सभा हुआ था, जिस पर्टिकुलर सेमिनार हॉल में हुआ था, वहां पर विवेकानंद का पूजा होता है। और पूरा यूएस में वेदांत सोसाइटी का बहुत ब्रांचेस है सर, बहुत सारा। पूरा यूएस में, इन ऑल्सो इन इंग्लैंड, वेदांत सोसाइटी का बहुत ब्रांचेस है। बट दुख की बात यही है सर इतना सारा कुछ होने के बाद भी हम इंडियंस अपने आप को बिल्डअप नहीं कर पाए। एक्चुअली किसी ने ना ये सब चीजें स्प्रेड ही नहीं किया। जो लोग पोस्ट में हैं, जो लोग मतलब टॉप ऑफ द पोजीशंस पे हैं, इनको स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए था ना, इनको सिलेबस में इंक्लूड करना चाहिए था। यूएस ने ये सब सीखा, जाना और उसको समझने का कोशिश किया, तो उन्होंने विवेकानंद को रेस्पेक्ट किया। बट हमारे कंट्रीज में मतलब हम लोग सिर्फ नाम का रेस्पेक्ट कर दिया सर, क्योंकि फॉरेनर ने उनको रेस्पेक्ट किया। बट ये वेदांत में उन्होंने क्या कहना चाहा, हम लोग कभी कोशिश ही नहीं किया जानने का। दैट्स वाई इंडिपेंडेंस होके 75 ईयर्स हो गया सर, स्टिल हम लोग अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज हम लोग हमारे कंट्रीज का जो ग्रेट फिलोसोफर्स है, उनको कभी सोचने का कोशिश ही नहीं किया। दैट इज द रीजन। यूएस रेस्पेक्ट करेगा तो जब हम खुद को कभी विश्वास नहीं करते, ठीक है। वो एक कहते हैं ना, जिसको खुद पे भरोसा नहीं वो कुछ नहीं कर सकता। इंडिया का हालत कुछ ऐसा हो रहा है ऐसा, हम लोग खुद पे भरोसा करना भूल रहे हैं। कोई बात नहीं सर, डजंट मैटर, क्या फर्क पड़ जाता है। किताब में लिखा है, पढ़ा दो सा, हम भी जान जाएंगे, खुश हो जाएंगे। एंड ऑब्वियसली सोशियोलॉजी, क्योंकि एवरीथिंग इज फुल्ली डिपेंड ऑन द सोसाइटी, दैट्स व्हाई सोशियोलॉजी इज बहुत वाइटल। ओके, तो ये था बिजनेस स्टडीज का एक इलस्ट्रेटिव मैटर कि हमें बिजनेस स्टडीज चैप्टर सब्जेक्ट में क्या क्या बेसिकली डिटेल्स में जानना चाहिए। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ हर एक चीजों के बारे में जितना हो सके बताने का। ओके, बिजनेस स्टडीज में एक कॉन्सेप्ट है। ओके, ये देखो कुछ यहाँ पर जैसे जैसे मिलिट्रीज में होता है ना, स्ट्रेटेजी बिल्डअप करना। मिलिट्री में स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट लेवल का होता है। जैसे मिलिट्री स्ट्रेटेजी बिल्डअप करते हैं, बिजनेस को भी स्ट्रेटेजी बिल्डअप करना चाहिए कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए। लॉजिस्टिक में मिलिट्रीज में होते हैं, मिलिट्री जैसे लॉजिस्टिक को मेंटेन करके अपना ट्रूप्स को, मिलिट्री सप्लाईज को, इक्विपमेंट को हैंडल करते हैं। सिमिलर वे में हम लोग बिजनेस को भी एक मिलिट्री जैसा हैंडल कर सकते हैं। बुल्स, बायोलॉजी में एनिमल साइकोलॉजी यूज करके हम बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं। बिकॉज बुल्स थ्रो अप देयर एनिमीज इन कॉम्बैट, लाइकवाइज बुल इम्प्लाई द स्टॉक मार्केट। जैसे बायोलॉजी में हम लोग बुल्स के बारे में समझते हैं, जिसमें जो एनिमल साइकोलॉजी को बताते हैं, तो बुल्स जो है वो अपना एनिमी को क्या करते हैं, मतलब कॉम्बैट करते हैं। लाइकवाइज बुल्स इंप्लाई द स्टॉक मार्केट प्लेयर्स हु रेज द स्टॉक प्राइस थ्रू बिल्डिंग ए बाई प्रेशर्स। मतलब स्टॉक मार्केट में बुल यूज होता है, आप लोगों ने सुना है ना कि स्टॉक मार्केट में जब स्टॉक मूव करता है, स्टॉक जब आप होता है, स्टॉक प्राइस जब आप होता है, तब हम लोग उसको बुल बुल के साथ कंपेयर करते हैं। उसको इस तरह का ग्रीन लाइन में होते हैं सब, कि वो बुलिश माना जाता है, ठीक है। तो ये स्टॉक मतलब बायोलॉजी का साइकोलॉजी यूज करके, बायोलॉजी में बुल का साइकोलॉजी को यूज करके हम इस पैटर्न को स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं। बियर्स, ये भी एनिमल साइकोलॉजी है। बियर्स हैव द टेंडेंसी टू एम्ब्रेस एंड पुश डाउनवर्ड्स, है ना, देयर एनिमीज इन ए कॉम्बैट। मतलब जब भी वो अपने एनिमी को मारना चाहता है तो नीचे गिरा के मारते हैं और हमेशा नीचे होके ही चलते हैं। तो बियर का साइकोलॉजी भी हम लोग स्टॉक मार्केट में
पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ यूज करते हैं। तो देखो जस्ट इमेजिन कि किस तरह से मिलिट्री डिसिप्लिन के साथ बिजनेस को हैंडल किया जा सकता है, किस तरह से मिलिट्री डिसिप्लिन के साथ बिजनेस का लॉजिस्टिक को मेंटेन किया जा सकता है, किस तरह से बायोलॉजी सब्जेक्ट का मतलब साइकोलॉजी का यूज करके हम यहाँ पर बुल्स एंड बियर्स को यूज करके स्टॉक मार्केट को हैंडल कर सकते हैं। सर आप इमेजिन कर पा रहे हो हाउ वास्ट इज बिजनेस स्टडीज एंड हाउ मतलब हाउ इनफाइनाइट लेवल यू कैन रीच। हाँ मतलब क्या प्लीज आप कनेक्ट कर पा रहे हो? बहुत देर से आपको पूछा नहीं, आप लोगों को कनेक्शन हो रहा है? मैं आपको वही कोशिश कर रहा हूं कि बिजनेस स्टडीज का इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूं तब से कि किस तरह से आप बिजनेस स्टडीज का इंपॉर्टेंस को समझ पाओगे और बिजनेस स्टडीज को और इम्पोर्टेंट के साथ आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे। सर अगर आप अपना नॉलेज का डेवलपमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिला सर। यहाँ पर आप मिंट न्यूज, मतलब ये एक ऑनलाइन कंपनीज है, ऑनलाइन न्यूज बिजनेस न्यूज देता है सर, लाइव मिंट बोल के। आप लाइव मिंट फॉलो कर सकते हो, बिजनेस स्टैंडर्ड फॉलो करो, इकोनॉमिक टाइम्स फॉलो करो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस फॉलो करो। इसका ऑनलाइन में भी आपको डिजिटल पेपर भी मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन, या फिर आप ऑफलाइन में पेपर वाइज भी यूज कर सकते हो। आप बिजनेस मैगजीन में ये सब पढ़ सकते हो सर, आपका नॉलेज को ग्रो करने के लिए। बिजनेस वर्ल्ड है, ठीक है, ये कोटक का जो उदय कोटक है सर, ये रतन टाटा जी है, बिजनेस इंडिया में यहाँ पर बताया गया, बिजनेस टुडे, फोर्ब्स मैगजीन, ठीक है, CNBC TV 18। देखो तो कॉमर्स इतना वास्ट है और कॉमर्स में इतना अपॉर्चुनिटी है कि इसके ऊपर कितना मैगजीन मार्केट में आता है, कितना न्यूज चैनल चलता है टीवी में, ठीक है। जैसे कुछ यहाँ पर हम लोगों को अपने सामने दिखाया, देखो ये सब न्यूज चैनल्स बिजनेस के कारण ही चल पाते हैं। CNBC TV 18, BTVI, ओपिनियन स्टैट काउंट, NDTV प्रॉफिट, इकोनॉमिक टाइम्स नाउ, ओके। इतना सारा सब्जेक्ट, मतलब कॉमर्स एंड बिजनेस इज अ वेरी वास्ट, ताकि उसके ऊपर देखो कितना सारा न्यूज़पेपर, कितना सारा मैगजीन, मंथली मैगजीन एंड कितना सारा टीवी न्यूज चैनल रेगुलर लेवल पे हैंडल होते हैं सर। आप इमेजिन कर पा रहे हो सर? सर रियली बहुत वास्ट है। इसी वास्ट मैटर को समझने के लिए सर ह्यूमन एक्टिविटीज में इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बिल्डअप किया गया। सर इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझने के लिए आपको मैं एक छोटा सा चीज पहले थोड़ा बता देना चाहूंगा। ये इमेज मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या है, आप एक बार ये वाला पॉइंट एक बार ध्यान दीजिएगा। यहाँ थोड़ा डिटेल्स में है, मैं यहाँ पर आपको इसको शॉर्ट में पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप ये भी पढ़ लो थोड़ा, दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ओके, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, जस्ट होल्ड। सर आप लोग सुन पा रहे हो ना? हो आप लोग? ओके, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन में देखो, मैं यहाँ पर आपको बस डिस्टिंक्शन वाइज बता रहा हूँ, आप एक बार घर पे गो थ्रू करो, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से बताऊंगा। सबसे पहले आप बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन देखो कि बिजनेस में बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन क्या होता है। इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज कमिंग अंडर इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। Decision and other legal formalities if necessary, entrepreneurs decision and other legal formalities जो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आता है। अगर आप इसी पॉइंट पे प्रोफेशन को देखो, प्रोफेशन भी इंडिपेंडेंट होते हैं, रेंडरिंग ऑफ सर्विस ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन अंडर द एजेस ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी दैट आल्सो प्रेस्क्राइब्स ए कोड ऑफ कॉन्डक्ट। तो प्रोफेशन में आपको ध्यान रखना चाहिए लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, लाइक CMA, कॉस्ट अकाउंटेंट, लाइक कंपनी सेक्रेटरी, लाइक LLB मतलब लॉयर, लाइक डॉक्टर, लाइक इंजीनियर, ठीक है। इंजीनियर भी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं जो अपना खुद का प्रैक्टिस करें। इंजीनियरिंग फार्म भी होते हैं, कंस्ट्रक्शन फार्म होते हैं सर, इंटीरियर डेकोरेटिंग वाला, तो इस तरह का भी कुछ होते हैं। मतलब अगर आप अपना स्पेशलाइज्ड नॉलेज को यूज करके अपना ही खुद प्रोफेशनल फार्म ओपन करके अपना प्रोफेशन को हैंडल करते हो, लाइक एज ए डॉक्टर, एज ए लॉयर, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एज ए
चार्टर्ड अकाउंटेंट। पहला 3 जो मैंने आपको बताया वो कॉमर्स रिलेटेड है, उसके बाद लॉ रिलेटेड है, फिर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड है। इसको छोड़ के कॉमर्स में अनदर सिनेरियो भी मैं आपको बता सकता हूँ, स्टॉक मार्केट के फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं सर, वो भी आप कॉमर्स लेवल में एज ए प्रोफेशनल ढूंढ पाओगे। बाकी आपको अलग सेक्टर्स में लाइक साइंस एंड आर्टिस्टिक सेक्टर्स में भी आपको मिलेगा। जो लोग आर्ट्स के प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक जो राइटर्स होते हैं, वो भी प्रोफेशनल्स माना जाएगा, जिसका स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। जो सिंगिंग करते हैं सर, जो आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, जो स्क्रिप्ट राइट करते हैं, दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स, ओके, बिकॉज वो लोग स्पेशलाइज्ड नॉलेज को यूज करके लोगों को अपना सर्विस देते हैं स्पेशल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के थ्रू से। तो ये हो जाता है प्रोफेशन के साथ बिजनेस का बहुत बड़ा डिफरेंस, ओके। एंड एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली, इसके बारे में सर क्या बताऊं मैं आपको, ये जॉब होता है। एम्प्लॉयमेंट मीन्स रेंडरिंग ऑफ सर्विस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वेज और सैलरीज ऑल्सो कॉल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट, है ना। किसी के अंडर में जॉब करना फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से एक पर्टिकुलर वेज और सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट बना के, ओके। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी, अगर आप एज ए सीए प्रैक्टिस करना चाहोगे, एज ए सीएस आप प्रैक्टिस करना चाहोगे, एज ए सीएम में भी आप प्रैक्टिस करना चाहोगे, तो आपको मेंबरशिप लेना चाहिए होता है, फिर जाके आप अपना प्रोफेशन सेटअप कर सकते हो। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, अगर आप डॉक्टर हो, तो आपको मेडिकल प्रैक्टिस भी करने के लिए भी पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है मेडिकल सेक्टर्स का, गवर्नमेंट का, उसका मेंबरशिप लेके फिर जाके आप मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। इंजीनियरिंग प्रैक्टिस करने के लिए भी इंजीनियरिंग का लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस लेके आप अपना इंजीनियरिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। प्रैक्टिस करना मतलब अपना फार्म ओपन करके उसका प्रैक्टिस देना, सर्विस देना। तो मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपके पास होना जरूरी है। और जॉब करने के लिए आपको क्या जरूरी है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सर्विस एग्रीमेंट, यही आपके लिए। सर क्या आप लोग मुझे बताओगे बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, बिजनेस जो होता है ना सर, बिजनेस जो होता है ये प्रॉफिट कमाते हैं। इसका सोर्स ऑफ लिवलीहुड क्या है? बिजनेस का सोर्स ऑफ लिवलीहुड होता है प्रॉफिट, ओके। जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, इसका सोर्स ऑफ लिवलीहुड होते हैं प्रोफेशनल फी। इनका सोर्स ऑफ लिवलीहुड होता है प्रोफेशनल फी, और इनका होता है वेजेस और सैलरीज। मतलब जो लोग लेबर होते हैं उनको वेजेस मिलता है, मतलब जो लोग मैनुअल मेहनत देते हैं। और सैलरीज किसको मिलते हैं? जो लोग मेंटल मेहनत देते हैं, ठीक है। मेंटल लेबर जो देते हैं वो है, उनको सैलरी मिलेगा। और जरूरी नहीं कि वेजेस कम हो सैलरी ज्यादा हो, नॉट लाइक दैट, इट्स डिपेंडिंग ऑन दी। अगर आप मैनुअल वर्क ज्यादा करते हो तो वेजेस मिलेगा, अगर आप मेंटल वर्क ज्यादा करते हो तो आपको सैलरी मिलेगा। सर क्या बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशंस का जरूरी है? सर कोई क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, नो क्वालिफिकेशन। बिजनेसमैन बनने के सबसे बड़ा मतलब यही सबसे बड़ा एक सुविधा है। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, यू डोंट नीड अ क्वालिफिकेशन। दैट इज व्हाई रिलायंस का जो ओनर है धीरू भाई अंबानी, और भी है सर, मैं आपको बस एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। धीरू भाई अंबानी जो रिलायंस का फाउंडर है, ये 4 तक पढ़ा है सर, 4th स्टैंडर्ड ओनली, लेकिन आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक एम्पायर बना के खड़ा किया रिलायंस इंडस्ट्रीज। अच्छा, प्रोफेशनल बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब्ड, ऑब्वियसली। सीए का प्रैक्टिस करने के लिए सीए फाइनल क्रैक करके इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप क्वालिफिकेशन लेके फिर जाके आप कर सकते हो। सीएस प्रैक्टिस का भी सेम कॉन्सेप्ट, सीएमए का भी सेम कॉन्सेप्ट, डॉक्टर का भी सेम कॉन्सेप्ट। अगर आप इंजीनियर वगैरह भी बनना चाहते हो, उसका भी एक स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब सिस्टम होता है। अच्छा, जॉब का कोई सिस्टम? यस, टाइप ऑफ जॉब में डिपेंड करता है, मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर ईच टाइप ऑफ जॉब। हर तरह का जॉब के लिए अपना अपना क्वालिफिकेशन पैटर्न है, लेकिन इसमें अगर स्कूल भी नहीं गए हो डजंट मैटर। अगर आप इसमें स्कूल भी नहीं गए हो डजंट मैटर, बिजनेस करने के लिए स्कूल जाने का कोई जरूरत नहीं है, बस आपको कुछ आना चाहिए। आपको कुछ तो आना चाहिए जो आप लोगों को दे सको। सर क्या बता रहे हो सर? सर मजाक नहीं कर रहे सर, रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ओके। एथिकल गाइडेंस, क्या बिजनेस में कोई एथिकल गाइडेंस होना चाहिए? हाँ, फाउंडर्स वैल्यूज होना चाहिए, जो बिजनेस को फॉर्म करेगा उसका अपना वैल्यू होना चाहिए। प्रोफेशंस में प्रोफेशनल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होते हैं, एम्प्लॉइज का भी कोड होता है जो एम्प्लॉयर तय करता है। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में ऑब्वियसली सब्सटेंशियल रिक्वायरमेंट होते हैं,
थोड़ा रिक्वायरमेंट होता है, प्रोफेशनल सेट करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं। ऑफिस चेंबर क्लिनिक टाइप का, जैसे मैं आपको तब से बता रहा हूँ, एक ऑफिस होना चाहिए या चेंबर होना चाहिए या क्लिनिक होना चाहिए, टाइप्स ऑफ। ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट थोड़ा कम है कंपेरेटिवली, बिजनेस में सब्सटेंशियल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। इसमें एम्प्लॉय बनने के लिए, जॉब करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नो सर, इसलिए तो सबसे ज्यादा लोग इसी को पसंद करते हैं। कोई रिस्क नहीं, कोई लेना देना नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में घुस जाओ, अगर काम मिले तो कर लो। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, अगर कभी काम गया तो चै चै ना करो, हाँ चै चै ना करो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेके करोगे, मरोगे भी तो अपना, करोगे भी तो अपना। पर्सनल ऑटोनॉमी, मतलब मैं नॉर्मली बिजनेस एंड प्रोफेशंस को ज्यादा फेवर करता हूँ इन माय पर्सनल ओपिनियन, बट दैट डजंट मीन कि जो लोग जॉब करते हैं वो खराब है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिटी ऑफ जॉब्स। पर्सनल ऑटोनॉमी और फ्रीडम, इसमें द मोस्ट यू आर योर ओन बॉस। बिजनेस में आप अपने बॉस हो, ये भी क्वाइट बिट उसी तरह का है, बट इसमें आप अपना बॉस एकदम ही नहीं हो, नॉट मच। ठीक है, आपको बॉसगिरी करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, आपको ऑलवेज किसी के सबऑर्डिनेट के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। पॉपुलर साइकोलॉजी मोटिव, इसमें इकोनॉमिक अचीवमेंट बहुत हाई होते हैं, इसमें सर्विस टू द क्लाइंट्स एंड सोसाइटी होते हैं, इसमें सिर्फ अपना लिवलीहुड के लिए जॉब करना पड़ता है, बट कैसे भी करके अपना गुजारा करना है। वो हाई फाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, बट ओनली फॉर योर लिवलीहुड आपको जॉब करना चाहिए, मतलब यही मोटिव होता है। और इसमें इकोनॉमिक अचीवमेंट चाहिए होता है मन में, मतलब हम क्यों करें, हमें कुछ बनना है, दैट्स वाई लोग बिजनेसमैन बनते हैं। आप लोग खुद तय कर लो आपको क्या चाहिए, मैं आपको नहीं बताने वाला हूं कि आपको ये करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जेक्टिव। इसका मोटिव यही होता है, इसका मोटिव जो है ये क्लाइंट एंड सोसाइटी को सर्व करना होता है, ये भी बहुत हाई फाई मोटिव के साथ होता है, बट सबसे हाई तो मुझे लगता है बिजनेस हो सकता है, बट ये भी सब बहुत ही हाई फाई है। सर्टेनिटी ऑफ इनकम, इसमें इनकम का सर्टेनिटी सबसे लो है बिजनेस में, बिकॉज फेलियर होने का चांसेस भी है, लेकिन अगर कुछ अच्छा करो तो बहुत जोर का आगे निकल सकते हो। इसमें क्वाइट ए बिट ऑब्वियसली, अगर आपको स्पेशली कुछ आता है तो आप कर सकते हो, इस पे इनकम बहुत ईजी हो सकता है अगर आपको जॉब मिल गया तो। द मोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअली डिटरमाइंड पीरियडिक इनकम, स्टेबिलिटी ऑफ 10 ईयर। अच्छा, बिजनेस में स्टेबिलिटी और 10 ईयर अनसर्टेन है, कब कब तक चलेगा किसी को नहीं पता, लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है, आज ओपन किए कल भी खत्म हो सकता है। ये भी क्वाइट सर्टेन है, क्वाइट सर्टेन, जितना दिन तक आप जिंदा रहोगे उतना दिन तक आपका प्रोफेशन रहेगा। ठीक है, आप खत्म, आपके बेटे के पास वो लाइसेंस नहीं ट्रांसफर हो सकता। आप सीए हो तो आप ही सीए हो, आप डॉक्टर हो तो आप ही डॉक्टर हो, लेकिन आपका बिजनेस किसी और का बिजनेस भी हो सकता है। बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन सीए प्रोफेशन ट्रांसफर नहीं हो सकता, डॉक्टरी प्रोफेशन ट्रांसफर नहीं हो सकता। जॉब भी क्वाइट सर्टेन है, आप खत्म, आप जिस दिन जॉब से निकल गए आपका काम खत्म हो गया वहां से। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफर इंटरेस्ट सक्सेशन। देखो वही मैं बता रहा था, बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है पॉसिबल, बट ये जॉब एंड प्रोफेशनल्स नॉट पॉसिबल्स। आई होप कि आप लोगों को बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट भी समझ में आया, एज वेल एज बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी समझ में आया। ये मैं इसके बाद इसका थोड़ा डिटेल्स में है, आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है, एक बार गो थ्रू कीजिएगा जितना हो सकता है आपको, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट से पहले तक, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस जो भी है इससे पहले तक आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा। मुझे नहीं लगता आपको बहुत दिक्कत होगा, अगर दिक्कत होगा तो मैं हूँ आपको बताने के लिए। मैं आप लोगों के साथ जिनके साथ ये सॉफ्ट कॉपी नहीं है, मैं उनको सॉफ्ट कॉपी बहुत ही जल्दी शेयर करने वाला हूँ सब, मैं शेयर करके देता हूँ, आप लोग मुझे बताना कि आप सबको समझ में आया या नहीं। बोलो सर, क्लियर है? यस सर। यस सर। क्या कोई क्वेश्चन है क्या मन में? टुडेस टॉपिक रिलेटेड कुछ पूछना चाहोगे क्या?